एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 7 लॉ फाउंडेशन बैच का। और हम लोग डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जी हाँ, मैंने ये स्पेसिफिकली क्यों बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि कई बार हमारा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर क्या है, और हम लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं कई बार, या कह सकते हो इतने लापरवाह होते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा लॉ पढ़ लेते हैं, बट हम लोग जब वो चार ऑप्शंस हमारे सामने आती है ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1870, 1872, 1871 या फिर 1875। तो इसीलिए जरूरी है कि इन छोटी छोटी चीजों को भी आप अपने दिमाग में रखें, और क्या करें कि इन छोटी छोटी चीजों का ये एक्चुअली में क्या है, इसके लिए जब हम लॉ पढ़ते हैं हमें अपना दिमाग, आंखें और कान सब कुछ को खुला रखना चाहिए। तो यही अगर आपकी अप्रोच रहेगी तो आप लोग लीगल करियर को बहुत ही बढ़िया तरीके से एस कर पाएंगे। आप कल को लॉयर बन जाते हैं या फिर आप एक ऑलरेडी एक लॉयर हैं, तो जरूरी है आपके लिए अपने आंख, कान और दिमाग को खुला रखना, क्योंकि कई बार ये होता है कि चीजें हम लोग बुक से नहीं पढ़ते, किसी को सुन के भी हम लोग वो चीज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। नॉलेज का कोई सर पैर नहीं होता है, कहीं से भी किसी भी इंसान से आप नॉलेज ले सकते हैं। तो नॉलेज अपने आप में एक बहुत ही वास्ट चीज है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, जिसको आपको कहीं से भी मिल रही हो, आपको उसको खुले हाथों से ले लेना चाहिए। तो अब जब हम बात करते हैं लॉ फाउंडेशन बैच की, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आज मैं डील कर रही हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर नंबर 7। हम लोग अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स कर चुके हैं, हम लोगों ने समझ लिया कि की प्रोविजंस क्या होती हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, और समझ लिया कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। एक बेसिक हमें समझ है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जिसको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ये समझ लिया कि अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या अग्रीमेंट्स होते हैं और सारे अग्रीमेंट्स क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं। सेक्शन नंबर 24 और 30 को 24 से लेकर 30 तक आज हम कवर करने वाले हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने सेक्शन नंबर 23 जो कि कंसिडरेशन के बारे में बात करता है उसको स्किप कर दिया। जी नहीं, मैंने बिल्कुल स्किप नहीं किया है, मैं आने वाले लेक्चर्स में उसके ऊपर भी एक डिटेल में लेक्चर करूंगी आपके साथ। बट आपको क्या समझना है कि सेक्शन नंबर 24 से लेकर 30 तक आज हम डील करने वाले हैं इस लेक्चर में। आपको ये देखना है कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और अपने स्टेट के पीटी या फिर मेंस की या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो वॉइड एग्रीमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि कई बार आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स देख लो, कई बार उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर स्लैट देने वाले हो या फिर आईलेट देने वाले हो या फिर कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो आपको पता चलेगा कि जब आपके लीगल एप्टीट्यूड का पेपर आता है जिसमें बड़े बड़े मोटे मोटे पैसेजेस आते हैं, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ लीगल मैक्सिम्स होते हैं जो हमें नहीं पता होंगे अगर, तो हम लोगों को पेपर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने डील किया एक लैटिन मैक्सिम जो है कंसेंसस एट मीटम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब आपके और मेरे दिमाग के तार मिले तो क्या हो गया, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया। सिमिलरली जब हम लोग आईपीसी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि साइन qua नॉन क्या होता है, इट मींस एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट या फिर एन एसेंशियल एलिमेंट। तो जब आप इन सारी चीजों को समझ लोगे, इन सब चीजों की आपको अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी, तो आपके लिए जो पेपर है आपका, जो कि लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, वो सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप एक एलएलबी के स्टूडेंट हो और आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्जेक्ट है, तो वॉइड एग्रीमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आना पक्का है, चाहे वो 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो या फिर 20 नंबर का हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे ये सारे सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर इलस्ट्रेशंस करेंगे, इनके साथ हम लोग कुछ केस लॉस भी करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि मैंने बार बार रेफर किया है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का केस, मैंने बात करी है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, एटी राघवा का केस। ये सारे केसेस हम लोग बहुत बार डील कर चुके हैं। बहुत सारे केसेस हैं जिनके मैंने अभी नाम भी नहीं लिए, जैसे पॉबिल वर्सेस ली, हार्वी वर्सेस फेसी, ये बहुत सारे इंग्लिश लॉ के केसेस भी हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने। तो आप लोगों को इन केस लॉस के साथ, इन कहानी के माध्यम से सब कुछ ही समझते चलना है, और हमें अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो जर्नी है उसको आगे प्रोसीड करना है। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं, एक बार वो सब देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन के बिना है, हमने पढ़ा था सेक्शन 2D में कि कंसिडरेशन का मतलब होता है प्राइस ऑफ एनीथिंग, बट अगर एक अग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना है तो फिर क्या होगा,
अगर एक अग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए है तो क्या होगा, अगर एक अग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के लिए है तो क्या होगा। जनरल प्रिंसिपल में क्या है इंडिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, और क्या देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज जनरल प्रिंसिपल्स। एक्सेप्शंस पढ़ेंगे सेक्शन 27 को लेके, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे कि उनकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है। हम पढ़ेंगे वॉइड अग्रीमेंट्स, जो कि हम लोग सेक्शन 23 से 30 की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 56 भी वॉइड अग्रीमेंट की बात करता है। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट हम लोग अभी समझ के आए हैं, हम लोग सेक्शन 26 को भी पढ़ेंगे, इसकी स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस जो कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के द्वारा क्रिएट करी गई है वो पढ़ेंगे। लीगल प्रोसीडिंग्स में अगर कोई रिस्ट्रेंट हो रहा है तो वो पढ़ेंगे सेक्शन 28 में। अनसर्टेन अग्रीमेंट्स अगर होते हैं तो वो कौन से टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 29 में। और फिर बात करेंगे वेजरिंग अग्रीमेंट्स के बारे में, जो कि सेक्शन 30 के अंदर दिया हुआ है, तो उनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन में। ठीक है, अब इससे पहले कि हम 2 स्टेप आगे लें, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा 2 स्टेप पीछे जाते हैं और समझते हैं कि हमारे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि आगे बढ़ते चलो और पीछे की सब कुछ भूल जाओ। तो मेरा एम यही है लॉ फाउंडेशन बैच के माध्यम से कि आपको क्लास में मैक्सिमम चीजें याद करा दूं, सो दैट आप लोग को घर जाके ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो अब बात करते हैं कि पिछले लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि सेक्शन 10 आपको याद है, सेक्शन 10 बात करता है कि इसेंशियल्स क्या होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के। जब हमने इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी जो होती है फ्री कंसेंट। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि सेक्शन 13 हमें बताता है कि कंसेंट क्या होता है, जब 2 लोग सेम चीज के ऊपर सेम टाइम पे अग्री करते हैं। कंसेंसस एड इडम होता है, बेसिकली मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। ओके, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि फ्री कंसेंट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। फ्री कंसेंट दिया हुआ है आपके सेक्शन नंबर 14 के अंदर, कि आपका कंसेंट कब फ्री माना जाएगा, जब वो किसके द्वारा नहीं है, कोर्जन के द्वारा नहीं है, या फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं है, या फिर फ्रॉड के द्वारा नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा नहीं है, या फिर मिस्टेक के द्वारा नहीं है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोर्जन होता है सेक्शन नंबर 15 के अंदर, अनड्यू इन्फ्लुएंस है सेक्शन नंबर 16 के अंदर, फ्रॉड है सेक्शन नंबर 17 के अंदर, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, और मिस्टेक हमने पढ़ा सेक्शन 20, 21 और 22। तो ये सारे सेक्शंस हम लोगों ने पढ़े और हमने समझा कि कोर्जन क्या होता है। कोर्जन होता है जब आप कोई भी चीज किसी के फोर्स में या फिर किसी की थ्रेट के कारण दे रहे हो, बेसिकली किसी के दबाव में आके कोई चीज दे रहे हो, तो आप वो चीज फोर्स में कर रहे हो। और अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपका कंसेंट कोर्जन के द्वारा है, तो वो फोर्सफुल है, थ्रेट के अंदर है, कोई ऐसा एक्ट करने को जो कि आईपीसी के द्वारा फोरबिडन है, तो वो अपने आप में फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। फिर हमने बात करी कि कोई ऐसा बंदा जिसका कंट्रोल है, जिसका डोमिनियन है आपके ऊपर, अगर वो आपकी फ्री विल को इन्फ्लुएंस करता है, ये बंदा जो है ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, जैसे कि आपका टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो गया, लॉयर और क्लाइंट रिलेशनशिप हो गया, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो गया, मास्टर एजेंट रिलेशनशिप हो गया, जहाँ पे उन लोगों की ड्यूटी है कि वो आपके इंटरेस्ट को बचाएं। वो एक ऐसे पोजीशन पे हैं, आपसे ऊपर की पोजीशन पे हैं, जहाँ पे आप उनकी बात को मान जाओगे। उनका कंट्रोल है, उनका डोमिनियन है आपके ऊपर, आपकी फ्री विल के ऊपर, और वो उसका फायदा उठा के कोई अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं आपसे, तो क्या बोला जाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके बाद सेक्शन 17 के अंदर हमने पढ़ा फ्रॉडुलेंट, अगर कोई भी एक्ट हो रहा है जहां पे आप सामने वाले को डिसीव करना चाह रहे हो, उसको धोखा करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद हम लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, अगर इनोसेंटली आप उसको क्या कर रहे हो, डिसीव कर देते हो, इनोसेंटली आप उसको डिसीव करते हो, तो आप मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मिस्टेक। मिस्टेक में हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले मिस्टेक में हमने पढ़ा मिस्टेक बाय लॉ होता है और बाय फैक्ट होता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर इंडियन लॉ की बात करें तो इंडियन लॉ में तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस, इंडिया नो डिफेंस। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ ऑफ द लैंड।
बट अगर हम ये बात करते हैं कि आपको मिस्टेक ऑफ लॉ है, ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट एज टू मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, बेसिकली इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सेम इफेक्ट एज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा गया है हमारे सेक्शन नंबर 21 के अंदर, हमने ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि सेक्शन नंबर 20 और 22 को बात करें तो जहाँ पे दोनों ही पार्टीज मिस्टेक में है, मतलब बायलैटरल मिस्टेक है, तो सेक्शन नंबर 20 की बात करेंगे, ठीक है। तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। और अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है, अगर एक पार्टी मिस्टेक में है और दूसरी नहीं है, तो भी वो क्या होगा? तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानोगे। तो हमने ये मिस्टेक पढ़ा। एक और चीज को ध्यान रखना है, हमने 19 और 19A भी पढ़ा था जब हमने ये सब कुछ पढ़ा। और 19 और 19A के अंदर हमने क्या पढ़ा कि 19 ये कहता है कि अगर कोई भी चीज फ्री कंसेंट के द्वारा नहीं है, मतलब वो कोर्जन के द्वारा है या फिर फ्रॉड के द्वारा है या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा है, तो वो अग्रीमेंट्स क्या होंगे? वॉइडेबल होंगे। बेसिकली उनको आप अवॉइड कर सकते हो। कौन अवॉइड कर सकता है? जो अग्रीव पार्टी है, ये वॉइडेबल अग्रीमेंट्स है, ठीक है। और 19A के अंदर हमने क्या पढ़ा? 19A के अंदर हमने स्पेसिफिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करी। हमने पढ़ा कि अगर किसी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगर उसका जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, बट क्या हो रहा है? वो फ्री कंसेंट ना होके वो कोई भी ऐसा कंसेंट है जहाँ पे वो उसको क्या कहते हैं, आप उसका इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसका कंट्रोल आप अपने ऊपर से ले रहे हो, आप जबरदस्ती उसको कोई चीज के लिए इंड्यूस कर रहे हो, अपनी एडवांटेज उठा के, अपनी पोजीशन की एडवांटेज उठा के, तो आप क्या कर रहे हो? अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो। और 19A के अंदर ये अग्रीमेंट भी वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। तो ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था हमारे पिछले लेक्चर नंबर 6 में। अब लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या डील कर रहे हैं? वॉइड अग्रीमेंट्स को हम डील कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि वॉइड अग्रीमेंट्स कहाँ पे दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और उनका क्या यूज है, क्या यूटिलिटी है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज है। ये लीगल डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कि इवन वो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को भी हेल्प करें। कमर्शियल रिलेशनशिप्स में तो हेल्प करते ही हैं, बट इवन सोशल रिलेशनशिप्स की भी अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स को हमें पढ़ना होता है। और यही जो लॉ होता है ये हमारे सोशल एज वेल एज कमर्शियल रिलेशनशिप्स को क्या करता है? सोशल और कमर्शियल रिलेशनशिप्स को डील करता है, उनको रेगुलेट करता है। तो जो अग्रीमेंट्स आप लीगली इन्फोर्स करा सकते हो, जिनके लिए अगर इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट तक जा सकते हो, जो लॉफुली इन्फोर्सिबल अग्रीमेंट्स हैं, उनको तो हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट जिन अग्रीमेंट्स को आप लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो अनइन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा, या फिर आप उनको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नॉक नॉक नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स। बेसिकली वो क्या कहलाते हैं? वो अग्रीमेंट्स होते हैं जिनकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, लीगल सैंक्टिटी नहीं है। तो ये अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? जहाँ पे कोई इमोरल एलिमेंट है, या फिर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या फिर वो अनलॉफुल है, वो कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि अपने आप में एक ऑफेंस है, जो कि फॉरबिडन है बाय लॉ। तो ऐसे एक्टिविटीज जो होती हैं ये वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो सेक्शन 2G जो बात करता है, जब हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ा था हमारे इनिशियल लेक्चर्स में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने 2G पढ़ा था जो कि बात करता है वॉइड अग्रीमेंट्स की, कि जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो अग्रीमेंट्स which are unenforceable are called void agreements। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 2G में। उसके बाद क्या ध्यान देखना है कि 2G क्या कहता है कि अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते बाय लॉ, तो वो अपने आप में वॉइड होता है। एक अग्रीमेंट जो कि कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस को बर्थ नहीं देता, आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटका सकते, तो वो अपने आप में क्या होते हैं? वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो 3 स्टेजेस होती है जिसको आपको ध्यान देखना है। सबसे पहला कि क्या कंसिडरेशन थी, क्या ऑब्जेक्ट था, और वो अग्रीमेंट कैसा था, ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था, प्रॉमिस हुआ था, कंसिडरेशन हुई थी या नहीं हुई थी। अगर ये सब कुछ वैलिड है तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं तो वो क्या बन जाता है? वॉइड अग्रीमेंट बन सकता है, जिसको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नॉक नॉक नहीं कर सकते।
ठीक है, अब फर्दर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 24 से लेके 30 और 56 की बात करेंगे, जहां पे ये स्पेसिफाई किया गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स जो कि अनइन्फोर्सिबल हैं, जो कि वॉइड अग्रीमेंट्स है। वॉइड अग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये कोर्ट की नज़र में, ये लॉ की नज़र में मीनिंगलेस है, इनका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, ये कोई भी रिलेशनशिप को बर्थ नहीं देते, कोई भी पोजीशन को चेंज नहीं करते, तो इनका कोई वजूद नहीं है, जिसका वो होते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है, तो 2G ये कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते लॉ के द्वारा, उसको हम वॉइड कहते हैं। जैसे कि सेक्शन 23 के अंदर हम पढ़ेंगे अग्रीमेंट जिसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे आने वाले इन फ्यूचर लेक्चर्स। ओके, या फिर अग्रीमेंट जहां पे अनलॉफुल है, कोई भी अनलॉफुल अग्रीमेंट की बात करें, यहाँ पे कंसिडरेशन अनलॉफुल है या फिर वो अनलॉफुल अग्रीमेंट है, वो किसी ऑब्जेक्ट जो है उसका अनलॉफुल है, उसकी अगर हम बात करें। अग्रीमेंट जो कि कंसिडरेशन के बिना है, सेक्शन 25, जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर लेक्चर्स। ठीक है, अग्रीमेंट अगर इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, जो कि सेक्शन 26 है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 28। अनसर्टेनिटी हो अगर अग्रीमेंट में, बेसिकली वो अग्रीमेंट अपने आप में क्या है, वो अनसर्टन अग्रीमेंट है, तो वो क्या होगा, सेक्शन 29। वेजरिंग अग्रीमेंट है अगर, तो सेक्शन 30। और अग्रीमेंट अगर कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए है, सेक्शन 56, जिसको हम कहाँ डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उसको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वाले चैप्टर के अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारे जो अग्रीमेंट्स हैं, ये सारे जो अग्रीमेंट्स हैं, ये अपने आप में क्या हैं, ये अपने आप में वॉइड अग्रीमेंट्स हैं। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख तो दिए हैं, बट उनको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे या आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये फिक्र मत कीजिएगा कि मैम कुछ स्किप करा देंगी, डू नॉट वरी, मैं कुछ भी स्किप नहीं कराऊंगी, सारा का सारा अच्छे से अपनी तरफ से जस्टिस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अग्रीमेंट जहाँ पे पार्ट ऑफ कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, तो सेक्शन 24 क्या कहता है कि अगर अग्रीमेंट ऐसा है जहाँ पे उसकी कंसिडरेशन या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है पार्ट में, बेसिकली अगर ये है उसकी पूरी कंसिडरेशन, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये अनलॉफुल है, और ये वाला जो पार्ट है ये लॉफुल है। तो जो पार्ट अनलॉफुल है या लॉफुल है, आप ये नहीं कह सकते हो कि आप इसको सेग्रीगेट करोगे, तो अग्रीमेंट अपने आप में क्या होगा, वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। तो अगर कोई भी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन या फिर मोर ऑब्जेक्ट या फिर एनी वन और एनी पार्ट ऑफ वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, तो वो पूरा का पूरा अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वो पूरा का पूरा अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड हो जाएगा, और आप ये नहीं कह पाओगे कि हम इसको पार्ट्स में वॉइड कर देते हैं और पार्ट्स में वैलिड करते हैं। अगर थोड़ी सी भी कंसिडरेशन इसकी अनलॉफुल है, थोड़ी सा भी ऑब्जेक्ट अगर इसका अनलॉफुल है, तो वो पूरा का पूरा अग्रीमेंट क्या बन जाएगा, एक वॉइड अग्रीमेंट बन जाएगा। बेसिकली आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नॉक नॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वॉइड अग्रीमेंट, चाहे उसका थोड़ा सा पोर्शन भी वैलिड था, थोड़ा सा पोर्शन अनलॉफुल था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं कि ए ने प्रॉमिस किया टू सुप्रिटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिको and an illegal traffic in other articles. B ने प्रॉमिस किया टू पे a सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज अ ईयर। अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ए के प्रॉमिस का एंड कंसिडरेशन है वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में अनलॉफुल है। अगर वो अनलॉफुल है, अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही अनलॉफुल है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और ये वॉइड अग्रीमेंट बन जाएगा। तो बेसिक एसेंस क्या है इस स्टेटमेंट का, क्या है कि कंसिडरेशन अगर थोड़ा सा या फिर अ पार्ट में भी अनलॉफुल है, अगर जो एंड प्रोडक्ट है अग्रीमेंट का वो इलीगल है, देन वो पूरा का पूरा अग्रीमेंट को क्या बोल दोगे, आप पूरे के पूरे अग्रीमेंट को आप वॉइड बोल दोगे। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा until and unless आप वो अनलॉफुल क्लॉसेस को डिलीट कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट वुड हाउएवर बी कंसिडर्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट until and unless आप उन अनलॉफुल क्लॉसेस को, उन अनलॉफुल एलिमेंट्स को डिलीट कर दोगे, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बट अगर आप उनको डिलीट कर देते हो, अगर आप वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है, अनलॉफुल क्लॉसेस है, अगर आप उनको डिलीट कर देते हो, तो ये क्या माना जाएगा, ये अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन ए एंड बी
कि वो एक्सचेंज करेंगे ड्रग्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स फॉर ₹5,000, ये अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड माना जाएगा इवन दो कंसिडरेशन लीगल है। कंसिडरेशन 5,000 रुपए की है, वो तो लीगल है, बट यहाँ पे एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं ड्रग्स को, जो कि एक्सचेंज करना अपने आप में वैलिड नहीं है, अपने आप में लीगल नहीं है। तो ये जब अपने आप में वैलिड नहीं है, अपने आप में लीगल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट बन जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ही इलीगल है। इसमें अगर आप ड्रग्स को रिमूव कर दो और इसकी जगह सिर्फ मेडिसिन को रख लो, या फिर चॉकलेट्स को रख लो, या फिर आलू को रख लो, या फिर आटा को रख लो, कोई भी ऐसी वैलिड चीज को रख लोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो मोर ओवर अगर एक ट्रांजैक्शन अराइज करती है किसी अनलॉफुल एक्ट से, इफ such is separated from the illegal part, then that would count as a valid agreement. but अगर उसकी कोई भी illegality है in the eyes of law, अगर उसमें कोई भी illegal element है in the eyes of law, तो क्या माना जाएगा, वो अपने आप में एक void agreement माना जाएगा और उसको आप validate नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो सेक्शन 2D जब हमने पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऑफर होता है, ऑफर के अंदर हम करते हैं एक्सेप्टेंस, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है, आपका बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर आप क्या मिला देते हो, प्रॉमिस के अंदर आप कंसिडरेशन मिला देते हो, तो कंसिडरेशन मिलाने के लिए क्या बन जाता है, ये बन जाता है कंसिडरेशन मिलाकर क्या बनता है बताओ, बन जाता है आपका अग्रीमेंट। अग्रीमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, जिनको आप वैलिड अग्रीमेंट्स कहोगे, जो कि इन्फोर्सिएबल हैं, और कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं, जो कि आपके वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, तो 2D क्या कहता है, 2D ये कहता है कि कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन आप फर्निश कर सकते हो बाय द प्रोमिसी या फिर कोई और पर्सन एज लॉन्ग एज इट इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो बेसिकली कंसिडरेशन जो प्राइस ऑफ एनीथिंग है, प्राइस ऑफ समथिंग है, उसको कौन फर्निश करता है, उसको या तो प्रोमिसी जो कि एक्सेप्ट कर रहा है वो देता है, या फिर कोई और बंदा देता है जो कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर है। तो हमारा ये कंसिडरेशन हो गई, ये सेलर भाई साहब हो गए और ये बायर्स भाई साहब हो गए। तो कंसिडरेशन अपने आप में देना बहुत ही जरूरी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या समझना है कि पूरी वर्सेस मिसा के केस में क्या बोला गया कि एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या होगी। एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसी सेंस में होगी इन सेम सेंस ऑफ लॉ, जो कि कंसिस्ट करती है कोई राइट को, इंटरेस्ट को, फोरबेरेंस को, डेट्रीमेंट को, लॉस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर। तो बेसिकली व्हाट इज इट, कंसिडरेशन अगर आप पढ़ो, कंसिडरेशन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, तो इट इज समथिंग विच फ्लोज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो बेसिकली व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी या फिर कोई और बंदा उसके बिहाफ पे कोई काम करता है, या फिर कोई काम करने से रोकता है, या फिर कोई काम करेगा इन फ्यूचर, या फिर कोई काम करने से रोकेगा, या फिर ऑलरेडी कोई काम कर चुका है और ऑलरेडी कोई काम करने से रोक चुका है, बट ऑल दिस इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका कंसिडरेशन। और मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया कि किसी भी चीज का वैल्यू, किसी भी चीज की प्राइस क्या होगी, वो होगी कंसिडरेशन। ठीक है, तो सेक्शन 25 अगर हम पढ़ें, सेक्शन 24 हम लोगों ने पढ़ लिया, और हमने पढ़ा कि अगर कोई भी पार्ट, इतना सा भी पार्ट अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो वो क्या माना जाएगा, वो अपने आप में एक वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। अब सेक्शन 25 अगर हम पढ़ें कि अग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, अग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन ही नहीं है, वो क्या माना जाएगा, वो वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा, अनटिल अनलेस वो राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, और इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग डन, और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। तो सेक्शन 25 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तीन चीजें कहता है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है अपने आप में, सबसे पहला रूल, अनटिल अनलेस, एक्सेप्शन क्या है कि वो राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है, या फिर और प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग, और प्रॉमिस टू पे डेट बार बाय लिमिटेशन। ओके, तो आपको
आपको क्या देखना है कि कंसिडरेशन देना, हर एक चीज का कंसिडरेशन देना जरूरी है, हर एक चीज की प्राइस देना जरूरी है। अगर आप नहीं दोगे तो वो वॉइड माना जाएगा। अगर आप कंसिडरेशन, इफ नो कंसिडरेशन देन वो अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शंस में वो कवर्ड हो। तो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड माना जाता है। एक्सेप्शंस क्या है? अगर वो कोई टाइम बार्ड डेट पे करने के लिए है, किसी वॉलंटरी सर्विस के लिए आप उसको कॉम्पनसेट करना चाहते हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। इसके अंदर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई चीज करते हो या फिर पेरेंट्स आपके लिए कोई चीज करते हैं, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कोई चीज करता है, तो ऑल दीज आर अग्रीमेंट्स जहाँ पे वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण हो रहा है। अगर वहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी वो अपने आप में वैलिड माने जाएंगे। तो इनको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक क्या बोला गया कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस एक्सेप्ट, कौन सी कंडीशंस दी है एक्सेप्ट में? क्या है इन्होंने बोला? एक्सेप्ट वो वाली कंडीशंस जहां पे वो एक राइटिंग और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और वो बना हुआ है क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है उन पार्टीज के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल के तरीके से ए ने अपना घर बी के नाम कर दिया, सेल कर दिया फॉर 0 रुपीज, तो क्या ये अग्रीमेंट जो है ये वॉइड माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है? नो, बिकॉज ए एंड बी आर फादर एंड सन। उनका जो रिलेशनशिप था वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन का है। उस रिलेशनशिप में अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है तब भी वो अपने आप में क्या माना जाएगा? एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। जैसे कि कोई दादी नानी होती है, वो अपने पोता पोती या दोता दोती के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ जाती है, एक गिफ्ट डीड कर देती है या फिर उनके नाम पे ट्रांसफर कर देती है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड है क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। तो कोई रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा बनाए गए होते हैं, उनके अंदर कोई भी कंसिडरेशन ना हो तब भी वो अग्रीमेंट्स अपने आप में वैलिड अग्रीमेंट्स माने जाएंगे, वॉइड अग्रीमेंट्स नहीं बोलोगे आप उनको। या फिर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जहाँ पे आपने प्रॉमिस किया है कि आप सामने वाले को कॉम्पनसेट करोगे क्योंकि उसने ऑलरेडी कोई आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, उसने ऑलरेडी कोई ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड करी थी जैसे कि कोई नेसेसरी सप्लाई करी थी, या फिर पहले वो आपके घर पे कोई काम करके चला गया था, एसी की सर्विस कर दी थी बिना पैसे के, तो अब आपने उसको कोई चीज को कॉम्पनसेट करने का अग्रीमेंट किया है, तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाएगा क्योंकि उसकी तरफ से वो जो ऑलरेडी सप्लाइड, ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर, ये अपने आप में पास्ट कंसिडरेशन का फॉर्म ले सकता है। तो ये भी अग्रीमेंट अपने आप में एक वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा। या फिर कोई एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप टू पे होली और इन पार्ट ऑफ डेट, जो कि कोई क्रेडिटर के पास होता जो वो इन्फोर्स करता, बट फॉर द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट, वो टाइम बार्ड हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है तो ये जो अग्रीमेंट्स हैं ये अपने आप में वैलिड अग्रीमेंट्स माने जाएंगे, चाहे यहाँ पे कोई भी वैलिड कंसिडरेशन ना हो। 3 एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आपको इन तीनों एक्सप्लेनेशंस को ध्यान में रखना है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट विच इज एक्चुअली मेड। अगर कोई भी गिफ्ट करा जा रहा है, अगर कोई दादी नानी अपना पोता पोती के नाम पे कोई गिफ्ट कर देती है तो उसकी वैलिडिटी को आप क्वेश्चन नहीं करोगे क्योंकि गिफ्ट के अंदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है, वो बंदा अपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन से सामने वाले को देता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट हो रहा है जहां पे consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। हो सकता है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को वो बंदा 1 करोड़ में दे रहा है। inadequacy को आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई undue influence होगा या फिर वो क्या क्या है कहते हैं वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। जैसे हमने undue influence पढ़ा था तो हम लोगों ने unconscionable bargains पढ़ा था जहां पे हमने ये बात करी थी कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई 1 करोड़ में क्यों देगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप उन पार्टीज का रिलेशनशिप समझोगे, और अगर उनका रिलेशनशिप ऐसा था कि एक पार्टी का दूसरे के ऊपर कंट्रोल था, डोमिनियन था, तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि यहाँ पे जरूर इस बंदे ने अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज किया होगा। बट जहाँ पे हम अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की बात करते हैं वहां पे एक एक्सप्लेनेशन नंबर 2 दी गई है। वो क्या कहती है कि अगर कंसेंट है, अगर कंसेंट जो है वो फ्रीली दिया हुआ है, बेसिकली सेक्शन 14 के अंदर कोई भी चीजों के अंदर वो नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप में अग्रीमेंट को आप वॉइड नहीं मानोगे जस्ट बिकॉज जो कंसिडरेशन है वो इनसफिशिएंट थी, वो इनएडिक्वेट थी। तो इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन में बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट एंड डिटरमाइन इन द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट वाज फ्रीली गिवन और नॉट। तो आपको क्या देखना है कि क्या कंसेंट फ्रीली गिवन था। अगर
अगर कंसेंट फ्रीली गिवन था और आपका कंसिडरेशन कम भी है तो भी सानू कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या देखना है, अगर जैसे हमने पहली बात करी 25 का सब क्लॉज 1 पढ़ा, हमने क्या बोला कि फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, जहां पे कोई भी चीज नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा दी गई है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर देता है, अपना घर कर देता है, अपना बिजनेस कर देता है, बट कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेता, तो क्या वो वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाएंगे? नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट्स नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से वो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी को कर रहा है। अब पढ़ते हैं राजलुखित दब्बी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का केस। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या बोला? ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला कि एक रिटर्न और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, विच इज बेस्ड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द किन्स इज इनफोर्सिएबल विदाउट कंसिडरेशन। अगर वो आपस में फैमिली रिलेशनशिप है और वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर एक अग्रीमेंट करते हैं जो कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, चाहे वहां पे कोई भी कंसिडरेशन ना हो, आप उसको भी इन्फोर्स करा सकते हो, वो अपने आप में एक इन्फोर्सिएबल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इन्वॉल्व कि एक डॉटर जो है वो अपने फादर का ध्यान रख रही है, या फिर अ ब्रदर गिविंग अवे प्रॉपर्टी टू हिज सिबलिंग। कई बार ऐसा होता है कि ये फादर है, इसके जाने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो ए और बी, ये ब्रदर, सन और डॉटर के पास चली जाती है, ठीक है। अब वो जो डॉटर होती है वो रिलिंक्विश कर देती है कई बार अपना शेयर। वैसे तो 2005 की जजमेंट के बाद डॉटर्स के पास भी राइट है कि वो इक्वल शेयर ले सके फादर की प्रॉपर्टी में, बट कई बेटियां जो होती हैं वो रिलिंक्विश कर देती है। अब अगर ये रिलिंक्विशमेंट हुई है, एक अग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, विदाउट कंसिडरेशन हुआ है, और क्यों हुआ है? क्योंकि उसको अपने भाई के लिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो ये अग्रीमेंट अपने आप में वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो अब क्या समझना है कि इसेंशियल क्या है? सबसे पहले जो भी अग्रीमेंट हो रहा है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण होना चाहिए। इस अग्रीमेंट को लिखत में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और इसको आपको रजिस्टर कराना चाहिए। जो पार्टीज हैं जिनके बीच में ये अग्रीमेंट हो रहा है वो क्लोज रिलेशनशिप में होनी चाहिए एक दूसरे के, तभी हम बोलेंगे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। अब दो पड़ोसियों के बीच में तो हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन कह नहीं सकते। कोई भी पार्टी जो कि आपस में क्लोज रिलेशनशिप्स में है, हम उन्हीं को बोल सकते हैं दैट दे हैव अ रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और जो भी अग्रीमेंट करेंगे वो क्या होगा? वो अपने आप में एक वैलिड अग्रीमेंट होगा और वॉइड अग्रीमेंट नहीं होगा जस्ट बिकॉज वहां पे कंसिडरेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर अब सब क्लॉज 2 की बात करें, अगर जो पर्सन है ऑलरेडी उसने कोई काम कर दिया है, वॉलंटरी कोई सर्विसेज उसने प्रोवाइड कर दी है, सब क्लॉज 2 कहता है, तो जो प्रॉमिसर है उसने परफॉर्म कर दिया है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द प्रोमिसी इधर होली और पार्टली फॉर सम प्रीवियसली परफॉर्म्ड वॉलंटरी एक्ट ऑफ द प्रोमिसी। तो जो हमारे प्रोमिसी थे, यहाँ पे ये ऑफरर है और ये है ऑफरी, तो ये है प्रोमिसर और ये है प्रोमिसी। तो ये जो प्रोमिसी है इन्होंने ऑलरेडी कोई काम कर दिया है, ऑलरेडी परफॉर्म्ड। तो अगर अब एक अग्रीमेंट होता है जिसमें ए कोई चीज देता है और आप बोलते हो कि अग्रीमेंट अपने आप में एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन नहीं है, तो आप गलत बोलोगे क्योंकि ये वैलिड अग्रीमेंट होगा इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, बिकॉज प्रोमिसी जो है वो ऑलरेडी अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर चुका है, प्रीवियसली परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, वेयर एज एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ बाय बी फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज सन, देन इट मस्ट बी नोटेड दैट द सर्विस प्रोवाइडेड वाज इनवॉलंटरी एज बी वाज लीगली बाउंड टू सपोर्ट हिज इन्फेंट चाइल्ड। तो अब क्या हुआ, ए जो है, ए और बी हैं, ये लोग कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है। अब ए जो है वो बी का खर्चा भी उठाता है, टेक्स केयर ऑफ बीज एक्सपेंसेस। ये नहीं बोलोगे कि ये वॉइड अग्रीमेंट है क्योंकि बी ऑलरेडी was taking care of his, तो बी ने जो प्रोमिसी है उसने ऑलरेडी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, इसीलिए ए जो भी कर रहा है वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं, वो एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। एज पर दिस एक्सेप्शन, जो प्रॉमिस है मस्ट बी टू कॉम्पनसेट अ पर्सन हु हिमसेल्फ हैज डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर एंड नॉट a person who has not done anything for the promiser। तो यहाँ पे प्रोमिसी ऑलरेडी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर चुका है, वॉलंटरीली कोई काम कर चुका है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन है, ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी ₹1000, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे अगर वो बोलता है कि मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, बट यहाँ पे दूसरी साइड से कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो ये अपने आप में एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। बट ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन में प्रॉमिस करता है
टू गिव हिज सन 1000 रुपए, ए पुट्स हिज प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्स इट, तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे उसने नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या बोला है कि वो अपने बच्चे को 1000 रुपए देगा। ठीक है, अब ए फाइंड्स बी's पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, बी प्रोमिसेस टू गिव ₹50, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो ए ने जो बी का पर्स ढूंढा था उसके लिए उसको वापस किया था, तो ये ऑलरेडी क्या कर चुका है, ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे चुका है, और अगर इसके लिए बी उसको 50 रुपए देता है तो ये अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, A supports B's infant son. B promises to pay A's expenses in doing so. This is a contract. तो अगर वो उसके बच्चे का ध्यान रखता है और कल को वो उसका खर्चा उठाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये भी एक वैलिड एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन ऑलरेडी फ्लो कर चुकी है, वॉलंटरी सर्विसेज ऑलरेडी जा चुकी है प्रोमिसी के द्वारा टुवर्ड्स द प्रोमिसर। ए जो है वो करता है बी को 1000 रुपए, बट डेट जो है वो बार्ड है बाय लिमिटेशन एक्ट। ए एक डॉक्यूमेंट साइन करता है, साइंस रिटन प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन अकाउंट ऑफ डेट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक कोई भी डेट है जो कि टाइम बार्ड है, जो कि लिमिटेशन एक्ट के द्वारा हिट करेगा, और अगर ए एक रिटन प्रॉमिस को साइन करता है जहां पे वो बोलता है, रिटन प्रॉमिस करता है कि मैं बी को पे करूंगा ऑन अकाउंट ऑफ द डेट, ये भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और आप ये नहीं बोलोगे कि ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। ए अग्री करता है कि वो एक घोड़े को बेचेगा वर्थ ₹1000 फॉर ₹10। एज कंसेंट टू द अग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन, ये जो अपने आप में है ये अपने आप में एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, चाहे यहाँ पे इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन हो, बट अगर उसका कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं है और वो वैलिड कंसेंट है तो आप क्या बोलोगे कि ये अग्रीमेंट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, अब ए अग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10। A denies that his consent to the agreement was freely given, वो बोलता है कि जो मेरा कंसेंट था वो फ्रीली गिवन नहीं था, इन्होंने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि जो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन है, 1000 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा जा रहा है, इससे आप क्या बोलोगे, इससे आप देखोगे कि उसका कंसेंट फ्रीली नहीं दिया हुआ था और यहाँ पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, आपने समझ लिया कि सेक्शन 24 के अंदर अगर कोई भी पार्ट है कंसिडरेशन का, अगर वो अनलॉफुल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अनलॉफुल है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये अपने आप में पूरा का पूरा अग्रीमेंट वॉइड मान लेंगे। ठीक है, सेक्शन 25 में हमने क्या पढ़ा कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैसे तो वॉइड होता है, बट 3 एक्सेप्शंस है। पहली, अगर एक कोई भी चीज है जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दी गई है, राइटिंग में डॉक्यूमेंट है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। दूसरी, अगर जो प्रोमिसी है वो ऑलरेडी कोई वॉलंटरी सर्विसेज दे चुका है और अब आप उसको कॉम्पनसेट करते हो तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी एक वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा। और तीसरी, अगर वो चीज टाइम बार्ड है बाय लॉ, लिमिटेशन एक्ट के द्वारा हिट हो रही है, तब भी आप क्या मानोगे, तब भी आप उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लोगे। अब क्या समझना है, इन सबको समझने के बाद अब हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 जो कि बात करता है कि अगर आपका एक अग्रीमेंट हो रहा है विच इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर एक अग्रीमेंट हो रहा है विच इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो वो भी अपने आप में वॉइड माना जाएगा। तो क्या पढ़ने की चीज है कि हर एक अग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए है, बेसिकली अगर आप किसी को शादी करने से रोक रहे हो अदर देन अ माइनर, तो अगर वो बंदा एक मेजर है और आप उसको शादी करने से रोकते हो तो वो क्या है, वो अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 26 क्या कहता है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट है जो कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, चाहे वो पार्शियल है, फुल है, एक मैरिज है, अदर देन कोई भी सिचुएशन जहाँ पे माइनर नहीं है, तो वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा। जैसे कि रिया के जो फादर है प्रोवाइड्स अमित विद सम इंसेंटिव्स ओनली टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम मैरिंग हिज डॉटर, देन सच एन एग्रीमेंट with Amit would stand void in eyes of law as the parties are above minors are major। तो बेसिकली आपने हिंदी फिल्मों में कई बार देखा होगा कि हीरो और हीरोइन को एक दूसरे से प्यार होता है। अब ये जो लड़की है और ये जो लड़का है, इनको एक दूसरे से है प्यार। ठीक है, अब यहाँ पे प्यार होने के बावजूद आ जाता है इस लड़की का फादर, आ जाता है जो कि मैंने डेविल दिखा दिया है। अब ये फादर क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इस लड़के के साथ और बोलता है मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा अगर तू
अगर तू मेरी बेटी के साथ शादी नहीं करेगा, तो ये क्या कर रहा है, ये एक अग्रीमेंट कर रहा है इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, उनकी शादी को रोकने के लिए कर रहा है। तो ये अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, ये अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। अगर ये फादर अपनी बेटी के लवर के साथ अग्रीमेंट करता है कि तू मेरी बेटी को छोड़ दे, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तो ये अग्रीमेंट अपने आप में अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, और हम क्या बोलेंगे कि ये अग्रीमेंट अपने आप में एक वॉइड अग्रीमेंट होगा। तो क्या समझना है कि हर एक बंदे को राइट है कि वो अपनी मर्जी का बंदा चूज कर सके, अपनी मर्जी का पार्टनर चूज कर सके, अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चूज कर सके। देयरफॉर अगर कोई भी अग्रीमेंट होता है जहाँ पे आप सामने वाले इंसान को रोकते हो कि वो शादी ना कर पाए, और वो जो सामने वाला इंसान है वो एक मेजर माइंड का बंदा है, तो वो क्या अग्रीमेंट होगा, वो वॉइड होगा। बट अगर एक अग्रीमेंट है जहाँ पे आप रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कर रहे हो एक माइनर की, अगर एक माइनर की कर रहे हो, तो वो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि माइनर को तो एज इट इज शादी करना अलाउड नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज कर रहे हो तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब श्रवण कुमार वर्सेस निर्मला का केस पढ़ते हैं। क्या हुआ इस केस में, प्लेंटिफ जो है held that the defendant had promised to marry him and therefore her present marriage should be injuncted by the court। तो प्लेंटिफ ने क्या बोला कि डिफेंडेंट जो है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उसको शादी करेंगे, एंड देयरफॉर जो उनकी प्रेजेंट शादी हो रही है उसको कोर्ट इंजंक्ट करते। पिटिशन वॉज डिसमिस्ड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड कि ये जो इंजंक्शन होगी बाय द कोर्ट वुड एक्ट एज अ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। फिलोसफी बिहाइंड दिस लॉ इज कि जो मैरिज है अपने आप में एक सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और बोला जाता है कि किसी भी चीज़ को इंटरफेयर नहीं करना जाएगा, किसी भी चीज़ को रोका टोका नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो जो शादी हो रही है उसमें माइनर्स इन्वॉल्व नहीं है। सिमिलरली आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो रहा है एडल्ट्स का, तो वो अपने आप में वॉइड होगा। बट अगर यही रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो रहा है जो कि माइनर का हो रहा है, तो वो वॉइड नहीं होगा, वो अपने आप में क्या होगा, वो अपने आप में वैलिड होगा। क्योंकि ये जो क्लॉज है ये क्या प्रोटेक्ट करता है, ये शादी को प्रोटेक्ट करता है, और शादी करने का राइट, अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का राइट हर एक इंसान को है। बट एक चीज को आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि ये क्लॉज अप्लाई नहीं करता जब हम री मैरिज की बात करते हैं। तो री मैरिज के टाइम पे एनी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द विडो वुड नॉट बी काउंटेड एज अ रिस्ट्रेंट। तो री मैरिज के टाइम पे ये वाला क्लॉज अप्लाई नहीं करता। तो राव रानी वर्सेस गुलाब रानी के केस में क्या हुआ कि वेयर इट वाज हेल्ड दैट द विडो विल हैव टू फोरगो हर प्रॉपर्टी राइट्स, तो क्या बोला गया कि ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं है। सिमिलरली अब आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि लोवी वर्सेस पियर्स के केस में क्या हुआ। अगर एक अग्रीमेंट हो रहा है विच इज नॉट इन फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस टू मैरी a particular lady, but it stipulates that the promiser will not marry any other lady than the promise, the agreement is void। तो अगर एक ऐसा अग्रीमेंट है जहाँ पे वो बोलता है कि जो प्रोमिसर है वो किसी और औरत को शादी नहीं करेगा अदर देन द लेडी, तो ये भी अपने आप में क्या माना जाएगा, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का अग्रीमेंट माना जाएगा। तो अब क्या समझना है, जब हमने रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज समझ लिया, हमने समझ लिया कि किसी भी मेजर इंसान की शादी करने का राइट आप उससे छीन नहीं सकते, और अगर आप कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो जो कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है तो वो वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। अब समझना क्या है कि अगर आप किसी का राइट छीनते हो कि वो ट्रेड कर सके, अपना प्रोफेशन प्रोफेस कर सके, फ्री मूवमेंट कर सके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो हमें क्या कहता है, वो हमें एक लॉ देता है, हमें एक राइट देता है कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपनी मन मर्जी का प्रोफेशन चूज कर सके, अपने मन मर्जी का ट्रेड चूज कर सके। बट अगर एक अग्रीमेंट हो रहा है जहाँ पे आप इस ट्रेड को प्रोफेस करने में, इस ट्रेड को प्रैक्टिस करने में आप क्या करते हो, आप रुकावट पैदा करते हो, रिस्ट्रेंट करते हो, तो ये अग्रीमेंट्स जो होंगे ये वॉइड माने जाएंगे। सेक्शन 27 इसी की बात करता है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट है जो कि रिस्ट्रेन करता है, रुकावट करता है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन और ट्रेड या फिर कोई बिजनेस, तो वो अपने आप में क्या अग्रीमेंट्स होंगे, वो वॉइड अग्रीमेंट्स माने जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हैं इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो बेसिकली जनरल रूल क्या बोला गया है, जनरल रूल ये बोला गया है कि हर एक बंदे को राइट है कि वो क्या कर सके, वो अपनी मन मर्जी का कर सके प्रोफेशन, ट्रेड या फिर बिजनेस। सेक्शन 27 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है। बट अगर वो बंदे को आप करने से रोक रहे हो उसकी मन मर्जी का ट्रेड, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस सेक्शन के अंदर गिल्टी हो गए, और ये जो अग्रीमेंट्स होंगे ये वॉइड अग्रीमेंट्स कहलाए जाएंगे। अब इसकी एक एक्सेप्शन है,
पर्सन जो कि गुडविल बेचता है अपने बिजनेस की अग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन द स्पेसिफाइड लोकेलिटी एंड रीजनेबल लिमिट्स, वो अपने आप में क्या नहीं है, वो अपने आप में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है। अब जैसे कि ए ने फॉर एग्जाम्पल अपना बिजनेस बेच दिया, बिजनेस टू बी। अब उसने बोला कि तुम इसी लोकेलिटी में, ये 500 गज की 500 किलोमीटर की लोकेलिटी में तुम ये बिजनेस फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अपनी गुडविल उसको बेच रहा था। तो अगर वो फॉलो करेगा तो वो नया बिजनेस अपना नहीं चला पाएगा। तो क्या बोला जाएगा कि ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा। तो एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप गुडविल बेच रहे हो तो गुडविल बेचते समय आप उस बंदे के ऊपर क्या लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई साहब आप इस लोकल लिमिट्स के अंदर ये काम को कैरी ऑन नहीं करोगे, क्योंकि ये सिमिलर बिजनेस होगा और इससे मेरी आमदनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में क्या बोला गया, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में क्या बोला गया है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप प्रैक्टिस कर सको कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। हाउएवर अगर हम इसके ऊपर कोई भी रुकावट लेके आते हैं, चाहे ये रिस्ट्रेंट पार्शियल हो या फिर कंप्लीट हो, ये अग्रीमेंट्स अपने आप में वॉइड अग्रीमेंट्स माने जाएंगे। अब पढ़ते हैं मधुप चंदर वर्सेस राजकुमार का केस। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उन्होंने प्रपोज किया टू पे द प्लिंटिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इफ द लैटर अग्री टू शट डाउन हिज शॉप इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। तो कई बार होता क्या है, कई बार ये होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे ये एक लोकेलिटी है, ये ए और बी दोनों की सेम चीज की शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है। अगर ये दोनों की एक ही जगह पे मतलब 50 मीटर की दूरी पे शॉप होगी तो दोनों का बिजनेस इफेक्ट करेगा। अगर इन्होंने इसमें डिफेंडेंट ने प्रपोज किया प्लिंटिफ को कि भाई मैं तुझे ना कुछ पैसे दूंगा, तू अपनी दुकान यहाँ से बंद करके चला जा इस पर्टिकुलर लोकेलिटी से। हाउएवर अपॉन शटिंग डाउन हिज शॉप, प्लिंटिफ ने वो पैसा नहीं दिया डिफेंडेंट को। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि डिफेंडेंट डिड नॉट ओ एनी मनी टू द प्लेंटिफ सिंस जो अग्रीमेंट था वो क्या था, वो वॉइड था, क्योंकि ये एक अग्रीमेंट था जहाँ पे आप सामने वाले बंदे को रोक रहे हो कि वो अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन, अपना ट्रेड उस जगह पे कर सके, चाहे यहाँ पे एक पार्शियल रिस्ट्रेंट ही क्यों ना हो, तब भी आप क्या बोलोगे कि ये जो अग्रीमेंट है अपने आप में वॉइड अग्रीमेंट है और इसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटका सकते। और अगर उस बंदे ने उसके पैसे नहीं दिए हैं तो वहां पे आप कोई भी रेमेडी नहीं ले सकते। ठीक है, तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के दो एक्सेप्शंस है। क्या समझना है कि जो फाउंडेशन है फॉर डीलेजिटिमाइजिंग एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किस चीज पे लाई डाउन करता है कि जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है ऑफ द कंटेंशंस बिटवीन द फ्री मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ अग्रीमेंट्स। जब फ्री मार्केट की बात होती थी तो सबके पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो अपना बिजनेस को प्रोफेस कर सके। गारंटिंग द फ्रीडम ऑफ अग्रीमेंट वुड मींस लेजिटिमाइजिंग अग्रीमेंट इन लिमिटेशन ऑफ ट्रेड व्हिच वुड ब्रिंग द पार्टीज कंसेंटिंग टू चेक द कंपटीशन। तो आपको क्या देखना है, आपको बेसिकली ये देखना है कि एक हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है, मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लोकेलिटी में एक ही बंदा गुंडा है और वो बंदा वो अपनी दुकान में कोई भी चीज 10-10 रुपए महंगी बेच रहा है तो आप कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि उस लोकेलिटी में कोई और बंदा है ही नहीं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि हेल्दी कंपटीशन हो, हर एक इंसान को सब फैसिलिटीज मिले और जो लॉ, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें गारंटी करे हैं उनको हमसे कोई भी अगर लेगा तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम उनको इन्फोर्स कराने कोर्ट भी जा सकते हैं। तो नॉर्डनफेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट गन्स एंड एम्यूनेशन कंपनी लिमिटेड का केस देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमन लॉ के अंदर प्रेजेंट पोजीशन क्या है उसको हमने इस केस से लिया है। तो क्या बोला गया कि थॉर्सन नॉर्डनफेल्ट वाज अ प्रोड्यूसर ऑफ फायर आर्म्स इन स्वीडन एंड इंग्लैंड। थॉर्सन जो थे वो प्रोड्यूसर थे फायर आर्म्स के स्वीडन और इंग्लैंड के अंदर। थॉर्सन ने अपना बिजनेस बेच दिया टू एन ऑर्गेनाइज विच एट द पॉइंट मूव द बिजनेस टू द मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट। Then Thorson went into the concurrence with Maxim that he would not take part in assembling of weapons for a period of 25 years. तो उन्होंने जब अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया उसके बाद वो मैक्सिम के साथ क्या करा, उन्होंने एक अग्रीमेंट किया कि मैक्सिम जो है वो 25 सालों के लिए असेंबली नहीं करेंगे वेपन्स का अदर देन व्हाट ही प्रोड्यूसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टरवर्ड्स थॉर्सन ने ब्रेक कर दिया अपना प्रॉमिस और असर्ट किया दैट द अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट एनफोर्सेबल एज इट वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, एज इट वाज अ रिस्ट्रेंट इन ट्रेड। कोर्ट का जो डिसीजन था वाज इन सपोर्ट ऑफ थॉर्सन।
कॉमन लॉ में क्या बोला गया कि रीजनेबली टेस्ट को आपको परस्यू करना है। अगर एक अग्रीमेंट हो रहा है जो कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में है, रिस्ट्रिक्शन कर रहा है ट्रेड में, तो उसको हम लेजिटिमेट मानेंगे और उस अग्रीमेंट को हम क्या मानेंगे कि आप उसको इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते, उसको आप कोर्ट तक नहीं लेके जा सकते। तो क्या बोला गया, इन्होंने 3 पॉइंट्स बोले कि there is a substantial interest that the party forcing the restriction is attempting to secure. Second, the restriction is not more than what it is important to secure the interest. और third, restriction is in opposition to the public interest. तो क्या बोला गया, ये बोला गया कि अगर हम बात करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे इंडिया के और इंग्लैंड के रिगार्डिंग द वॉइड अग्रीमेंट्स, तो मोर और लेस यहाँ पे सेम बात ही हो रही है कि रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड हो रहा है, अगर चाहे पार्शियल रिस्ट्रेंट हो चाहे होल रिस्ट्रेंट हो, वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट है जो कि डिफरेंस है इन दोनों में, वो क्या है कि डिसीजन ऑन वैलिडिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबलनेस, व्हाइल इन इंडिया रिस्ट्रिक्शन वुड बी वैलिड ओनली इफ दे फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ द ऑलरेडी स्टेटेड स्टैट्यूटरी या फिर जुडिशियल एक्सेप्शंस। तो इंडिया के अंदर इन्होंने क्या बोला कि अगर तो ये चीज स्टैट्यूटरी या फिर जुडिशियल एक्सेप्शंस के अंदर आती है तभी हम इसको वैलिड मानेंगे, नहीं तो हम इसको वॉइड मानेंगे। बट इंग्लैंड के अंदर उन्होंने क्या बोला कि जब हम वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसको रीजनेबलनेस पे चेक करेंगे, क्या ये चीज रीजनेबल है, क्या ये चीज रीजनेबल नहीं है, उसके ग्राउंड पे उसको चेक करके तभी फाइनल डिसीजन लेंगे। ठीक है, therefore there aren't wide dissimilarities between the two laws. इंग्लिश लॉ टेंड्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल क्योंकि वो रीजनेबलनेस की बात करता है और रीजनेबलनेस का एम्बिट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लॉ एडवांस हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स एडवांस हो रही हैं, डायनेमिक वर्ल्ड है हमारा, वैसे वैसे रीजनेबलनेस का जो स्कोप है वो भी वाइड होता जाता है। तो क्या समझना है कि लॉर्ड विल्बरफोर्स ने क्या बोला, एसो पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस हार्पर्स गैराज कंपनी में क्या बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ द अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मस्ट रिमेन फ्लूइड एंड द कैटेगरीज कैन नेवर बी क्लोज्ड। तो उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने ये बात बोली कि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैटेगरी है आप इसको कभी भी बंद नहीं कर सकते हो। जब इंग्लैंड में हम ये बोल रहे हैं कि आपको रीजनेबलनेस को चेक करना है, तो रीजनेबलनेस विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, विल चेंज फ्रॉम फैक्ट्स टू फैक्ट्स। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि जब आप किसी को भी कोई ट्रेड, प्रोफेशन या लीगल बिजनेस करने से रोक रहे हो तो आप उसके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली जब सेक्शन 27 की हम बात करते हैं जो कि बात करता है कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, तो वो किसके बेसिस पे है, वो पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे है और वो बहुत सारे केसेस को बनाता है वेरिंग डिग्रीज के हिसाब से। तो ब्रह्मपुत्र टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस कार्थ के केस में क्या बोला गया, ये बोला गया कि it was held by the court that any restraint through which a person binds himself or herself won't be void and would be covered under the exceptions of section 27। तो अगर कोई भी ऐसा रिस्ट्रेंट हो रहा है जिसके द्वारा वो बंदा अपने आप को बाइंड करता है, वो अपने आप में एक क्या नहीं माना जाएगा, एक रिस्ट्रेंट नहीं माना जाएगा, वो अपने आप में वॉइड अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। जहीर खान वर्सेस परसेप्ट डी मार्क के केस में क्या बोला गया कि इन दिस केस बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि while constructing the provision section 27 neither the test of reasonableness nor the principle of restraint would being impartial is applicable unless it falls within the exception। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ना तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस चलता है, ना तो यहाँ पे कोई और एक्सेप्शन चलती है उसके अलावा जो कि सेक्शन 27 के अंदर लिखी गई है, जो है सेविंग ऑफ अग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड। गुडविल वाले के अलावा कोई भी और एक्सेप्शन फॉल नहीं करती है। ठीक है, परसेप्ट डी मार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जहीर खान के केस में क्या बोला, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोले, ऑब्जर्व करे विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उन्होंने क्या बोला, अगर एक रिस्ट्रिक्टेड कोवेनेंट है एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड नॉट इन्फोर्सेबल। अगर एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, अगर एक रिस्ट्रिक्टिव टर्म है जो कि एक्सटेंड करती है बियॉन्ड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी अपने आप में वॉइड होगी और उसको भी आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेंट की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, वो अप्लाई कहाँ नहीं करता, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बात नहीं करता जो कि कंटिन्यूएंस है। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एप्लीकेशन नहीं होता। कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में ये होता है कि जैसे कि अगर एक सीए है, वो अगर एम्प्लॉय है तो वो कंपनी ये बोल सकती है कि आप क्या नहीं करोगे, इंडिविजुअल प्रैक्टिस अपनी नहीं करोगे, तो ये आप ये नहीं बोलोगे कि ये एक रिस्ट्रेंट ऑफ
ट्रेड है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अप्लाइज ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू द एंड। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तभी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एप्लीकेबल होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिस डे पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ उस दिन पे आपकी ये डॉक्ट्रिन को कॉन्ट्रैक्ट एंड एंड उस दिन पे आपकी नाउ डॉक्ट्रिन कैन अप्लाई। ओके, तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस क्या है, क्या एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारे स्टैट्यू के अंदर लिखी हुई है। सबसे पहली एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। तो अगर कोई भी बंदा किसी का बिजनेस खरीदता है, किसी की गुडविल खरीदता है, तो उसको कुछ प्रिविलेज मिलती है और उसको उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जाता है। तो रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब हो सकता है? रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूड कर सकती हैं कि वो जो सेलर है वो सिमिलर बिजनेस को कैरी आउट नहीं कर सकता लोकल लिमिट्स के अंदर, या फिर कुछ टाइम तक उस सिमिलर बिजनेस को कैरी आउट नहीं कर सकता लोकल लिमिट्स के अंदर। दिस इज डन जिससे कि जो राइट्स ऑफ परचेजर है उसके राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सको। हाउएवर रिस्ट्रेंट अपने आप में रीजनेबल होना चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस अंडर कंसिडरेशन को मद्देनजर रखते हुए ही आप रिस्ट्रेंट लगा सकते हो। अब बात करें अगर हम चंद्रा वर्सेस परसुला का केस में, तो प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ हैड द बिजनेस ऑफ रनिंग बसेस फ्रॉम पुणे एंड महाबलेश्वर, ठीक है। टू अवॉइड द कंपटीशन प्लेंटिफ ने खरीद लिया डिफेंडेंट का बिजनेस अलोंग विद हिज गुडविल एंड मेड अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द डिफेंडेंट वुड नॉट बी अलाउड टू कैरी ऑन द बिजनेस इन द सेम लोकेलिटी। क्योंकि इन दोनों की पुणे से महाबलेश्वर की बसेस चलती थी और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के बिजनेस को खरीद लिया, उसकी गुडविल को भी खरीद लिया और क्या बोला कि भाई अब तू ना यहाँ पे सेम लोकेलिटी के अंदर अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता। इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। जब ये मैटर को कोर्ट लेके आया गया तो कोर्ट ने रूलिंग दी इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, क्योंकि ये अग्रीमेंट एक वैलिड अग्रीमेंट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि ये कवर होता है सेक्शन 27 की स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन के अंदर जहां पे सेल ऑफ गुडविल की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करनी है पार्टनरशिप एक्ट की। तो एक्सेप्शंस टू सेक्शन 27 जब हम पढ़ रहे हैं तो 3 प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस की। क्या है? सेक्शन 11 बात करता है कि नन ऑफ द पार्टनर्स वुड कैरी ऑन द बिजनेस टिल दे कंटिन्यू इन बिजनेस। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनरशिप फर्म है ऑफ फार्मास्यूटिकल, फार्मा की पार्टनरशिप फर्म है, ये लोग मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, और अगर सेक्शन 11 के हिसाब से ये कहते हैं कि नन ऑफ द पार्टनर्स, इनमें से कोई भी पार्टनर कोई और बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा जब तक वो कंटिन्यू कर रहा है, जब तक वो क्या कर रहा है, जब तक वो अपनी चीजें कर रहा है इस बिजनेस के अंदर। तो ये एक रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, यहाँ पे इसको आप एक एक्सेप्शन के अंदर कवर करोगे। सेक्शन 36 कहता है कि प्रोवाइडिंग रिमेनिंग पार्टनर्स टू प्रिवेंट द आउटगोइंग पार्टनर्स फ्रॉम ओपनिंग एनी बिजनेस सिमिलर टू दिस इन द सेम लोकेलिटी। तो कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप में कई लोग होते हैं जो कि आउटगोइंग पार्टनर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCD थे, ये लोग फार्मा का काम कर रहे थे, दवाइयों का काम कर रहे थे, यहाँ से A जो है वो आउटगोइंग हो गए, उन्होंने चले गए। तो अब अगर BCD उसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट A फ्रॉम डीलिंग इन फार्मा, तो वो अपने आप में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे को A को बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स पता होंगे, पता होगा कि बिजनेस कैसे करता है। ABCD की जो फर्म है उसकी गलतियां भी पता होंगी, उसके लैक्यूनास भी पता होंगे, लूप होल्स भी पता होंगे, तो ये इस चीज का, ये अपनी एडवांटेज का फायदा उठा सकता है। इसीलिए यहाँ पे इसके ऊपर अगर आपने कंडीशन लगा दी तो वो एक्सेप्शन टू सेक्शन 27 के अंदर आ जाएगा। सेक्शन 54 की अगर बात करें, ये क्या कहता है कि प्रिवेंट्स ऑल द पार्टनर्स फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी बिजनेस ऑफ सिमिलर काइंड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर ABCD की जो फर्म है ये डिसॉल्व हो जाती है, ये डिसॉल्व हो जाती है और इसके बाद ये बोलते हैं कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे वो बिजनेस की जो गुडविल है उस पर इम्पैक्ट होगा, तो वो भी अपने आप में एक्सेप्शन के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। फर्म दौलत राम वर्सेस फर्म धर्मचंद, यहाँ पे 2 आइस फैक्ट्रीज थी, आइस फैक्ट्री ओनर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट ओनली वन फैक्ट्री विल बी वर्क्ड एट अ टाइम एंड इट्स प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर्स। दिस रिस्ट्रेंट वाज हेल्ड टू बी जस्टिफाइड। अब समझना है कि ट्रेड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो जब हम बात करते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशंस की, तो क्या मतलब होता है, ये उन अग्रीमेंट्स को रेफर करते हैं जहाँ पे एक सेट ऑफ होमोजीनियस ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और वो चेक रखते हैं मार्केट के ऊपर। तो बेसिकली ट्रेड के लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन करते हैं, और वो होमोजीनियस ट्रेडर्स जो होते हैं वो इकट्ठा होके
चेक रखते हैं मार्केट कंडीशंस के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रुप ऑफ शुगर सेलर्स है in a locality, they might come up with specific agreements regarding the fixed prices, quality of goods, controlling dealers in the name of the market regulations of the locality and to avoid unhealthy competition। कई बार आपने देखा होगा अगर एक स्ट्रीट है वहां पे कुछ सब्जी वाले हैं, वो सब लौकी 10 रुपए किलो ही देंगे, वो सब नींबू 15 रुपए किलो ही देंगे, और आप बोलोगे भैया मोनोपोली की हुई है क्या? तो हाँ, उन्होंने मोनोपोली की हुई है, उन्होंने एक ट्रेड कॉम्बिनेशन फॉर्म किया हुआ है जहाँ पे उन्होंने अग्री कर लिया है, उन्होंने एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट किया है जहाँ पे उन्होंने सब चीज़ों के प्राइसेस को फिक्स कर दिया है, क्वालिटी को फिक्स कर दिया है, कंट्रोलिंग डीलर्स को फिक्स कर दिया है, और ये अपने आप में क्या हो जाएगी, मार्केट रेगुलेशन होगी, और इससे क्या नहीं होगा, अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है कि मैं सब्जी खरीद रही हूँ, 10 रुपए की लौकी मिल रही है पिछली वाली दुकान पे, बट आगे 4 दुकान करके आई तो वो 5 रुपए किलो मिल रही है, तो ये अनहेल्दी कंपटीशन होता है जहाँ पे अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए लोग अपने प्राइसेस को कम करते जाते हैं। बट ट्रेड कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ये सब ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और ये अपने प्राइसेस को फिक्स करते हैं, क्वालिटी ऑफ गुड्स को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो सच अग्रीमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट सिंस देयर इज अ डेप्रिवेशन ऑफ ट्रेड लिबर्टी। तो कोर्ट क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट हो रहा है, ट्रेड कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, तो उनको भी हम वॉइड कहेंगे, क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी डिप्राइव कर रहे हैं कि बंदा अपनी ट्रेड को कर सके अपनी फ्रीडम के साथ, अपनी लिबर्टी के साथ। ठीक है, तो कोर्स मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कुल्लॉक मैन्युफैक्चर लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ, दो शुगर मिल के एम्प्लॉइज थे हैड कम टू एन अग्रीमेंट wherein either of them would not employ a person who had been working in other person's factory in past 5 years। तो दो शुगर मिल के मालिक साथ में आए और उन्होंने बोला कि अगर तेरी कंपनी का बंदा मेरे पास आएगा तो मैं उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दूंगा, और अगर मेरी कंपनी का तेरे पास आएगा तो तू एम्प्लॉयमेंट मत दियो। और इसका रीजन क्या था कि वो जो एक दूसरे के ट्रेड सीक्रेट्स थे उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो अग्रीमेंट है ये वॉइड है, क्योंकि ये बैन was applicable to all employees irrespective of their skills and positions held, और इसीलिए इसको क्या बोला गया, ये restraint of trade है और ये बैन को void माना गया। ठीक है, SB Fraser and Company versus Bombay Ice Manufacturing Company Limited। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला इस केस में, उन्होंने बोला कि जो रूल्स होते हैं एक एसोसिएशन के, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड वेमेन के, प्रोवाइडेड दैट द मेंबर्स शैल नॉट डील विद आउटसाइडर्स, पेनल्टी फॉर ब्रीच बीइंग फाइन एंड एक्सपल्शन। तो क्या बोला कि लीगैलिटी ऑफ एसोसिएशन वाज अटैक्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स वर अनलॉफुल एज इट एम टू क्रिएट अ मोनोपोली बाय शटिंग ऑल द कॉम्पिटिशंस व्हिच वाज अ डिफायंस ऑफ सेक्शन 23 एंड 27। तो अगर कोई भी अग्रीमेंट है जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ट्रेडर के ऊपर कि वो अपनी चॉइस से, अपनी चॉइस ऑफ मोड से बिजनेस को परफॉर्म ना कर सके, अपने फ्रीडम से बिजनेस को परफॉर्म ना कर सके, तो वो क्या माना जाएगा, वो वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो अभी आप लोगों ने क्या समझा, कुछ पार्टनरशिप अग्रीमेंट समझे, कुछ ट्रेड कॉम्बिनेशन समझे। अब आपको क्या समझना है, सोलस या फिर एक्सक्लूसिवली डीलिंग अग्रीमेंट्स, अगर कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट्स हो रहे हैं जहां पे जो मैन्युफैक्चरर है स्ट्राइक्स अ डील विद द कंज्यूमर दैट ही शुड परचेज आइटम्स ओनली फ्रॉम हिम फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि if the manufacturer produces any surplus quantity, he or she is allowed to sell it to anybody। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि ये भी अपने आप में कुछ टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो रहा है। SK वर्सेस रणसरन भगत, शेख कालू वर्सेस रणसरन भगत का केस, एज लॉन्ग एज कोई भी नेगेटिव स्टिपुलेशन हो रही है इज नथिंग बट एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट ऑफ एन एंसिलरी टू द पॉजिटिव कोवेनेंट, दिस इज हार्डली एनीथिंग ऑब्नॉक्शियस टू सेक्शन 27। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट में नॉट काउंटेंस द अग्रीमेंट पर्टिकुलरली जहाँ पे बायर जो है इंटेंड टू कॉर्नर और मोनोपोलाइज द कमोडिटी सो दैट ही मे रीसेल at his own price or where he binds the seller for any reasonable period of time। तो ये डॉक्ट्रिन जो है ये अप्लाई नहीं करती है हमारे ऑर्डिनरी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स को जहां पे रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड की बात हो रही है ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोवाइड करती है कि कोई भी प्रिवेंशन ऑफ वर्क हो रहा है, अगर आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसको क्या मानोगे, उसको आप एज अ होल डायरेक्ट करोगे टुवर्ड्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ द पार्टी सर्विसेज एंड नॉट देयर स्टरलाइजेशन। सोल एजेंसीज जो होती हैं आर नॉर्मल एंड नेसेसरी इंसिडेंट ऑफ कॉमर्स and those who desire to benefit from the sole agency must themselves find the opportunity of other agencies। अब बात करते हैं शेल यूके लिमिटेड वर्सेस लॉस्ट स्टॉक गैराजेस लिमिटेड।
कई बार होता क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमें बिगनिंग में रीजनेबल लगता है बट सर्कमस्टांसेस चेंज होने के कारण वो बाद में जाके अनइन्फोर्सिएबल हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो बंदा उसको इन्फोर्स कर रहा है वो दूसरे के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो कोर्ट्स क्या बोलेंगे कि ऐसे अग्रीमेंट्स को अनइन्फोर्सिएबल कहेंगे, चाहे वो अग्रीमेंट अभी भी वॉइड अग्रीमेंट ना बना हो और इनवैलिड अग्रीमेंट ना बना हो। ठीक है, चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडॉनल्ड के केस में क्या हुआ, जहां पे आप रिस्ट्रेन कर रहे हो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट व्हाइल एन एम्प्लॉय इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस, आप उसको एम्प्लॉय को अलाउ नहीं करते हो कि वो कोई और काम कर सके, कोई और बिजनेस कर सके विच इज इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद हिज बिजनेस। तो ये अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि आप इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपने ट्रेड सीक्रेट्स को, अपने कस्टमर की डिटेल्स को, अपने डेटा को, अपने प्लान्स को। जैसे कि अब बात करें, कोई बंदा जो कि एयरटेल में काम करता है, आपने उसको बोल दिया कि भाई तू वोडाफोन के साथ काम नहीं कर सकता जब तक तू मेरे साथ काम कर रहा है, तू फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता वहां पे। और आप क्या कर रहे हो, आप अपने ट्रेड सीक्रेट्स को, कस्टमर डिटेल्स को, प्लान्स को, डेटा को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप कोई भी गलत चीज नहीं कर रहे। बट अगर रिस्ट्रेंट की बात करें आफ्टर जुडिशियल टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर उसकी नौकरी छूट चुकी है, अगर एक रिस्ट्रेंट हो रहा है ऑफ अ सर्वेंट फ्रॉम competing with his employer after termination, तो कोर्ट्स इसको अलाउ नहीं करेंगे और ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड माना जाएगा। दिस वॉज प्रोनाउंस्ड इन ब्रह्मपुत्र टी कंपनी वर्सेज ईस्ट कार्ड, जहां पे अटेम्प्ट किया गया था कि आप रिस्ट्रेन करोगे एक सर्वेंट को फ्रॉम कंपीटिंग फॉर 5 years आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर्विस। तो अब ऐसा नहीं कह सकते हो कि अगर वो बंदा एक बार सोनी टीवी पे काम कर चुका है तो अब वो जी चैनल पे काम नहीं कर सकता, या फिर वो कोई और टीवी चैनल पे काम नहीं कर सकता। ये अपने आप में क्या माना जाएगा, ये अपने आप में एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। अब बात करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की, तो क्या देखना है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो रही है जहां पे एक एम्प्लॉय अग्री करता है दैट वो सर्व करेगा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन एंड दैट ही विल नॉट सर्व एनीबडी एल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये अपने आप में एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब आप काम कर रहे हो, अब एक जगह पे एम्प्लॉयड हो, आप दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहे हो, ये अपने आप में एक वैलिड एग्रीमेंट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने मास्टर की ट्रेड सीक्रेट्स को, कस्टमर्स के नाम को, उनके डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, a servant may therefore be restrained from taking part in business in any direct competition with that of his employer। but अगर एक agreement है जहाँ पे to restrain a servant from competing with his employer after the termination, उसको आप अलाउ नहीं कर सकते हो। जब वो आपके साथ काम नहीं कर रहा है तो अब आप उसको नहीं रोक सकते हो कि वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाके काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जब तक वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है तब तक आप उसके ऊपर रिस्ट्रेन कर सकते हो, बट उसके बाद नहीं कर सकते। अब जब आपने पढ़ लिया है सेक्शन नंबर 27, अब हमें शिफ्ट करना है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे आपको पढ़ना है सेक्शन नंबर 28, जहां पे बात हो रही है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो होता क्या है कि हर एक बंदे को राइट है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, अगर उसके साथ कोई भी चीज गलत हो रही है वो कोर्ट जा सके, वो लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सके। बट अगर एक अग्रीमेंट है जहां पे आप पर्पसली उसको एक्सक्लूड करते हो कि वो बंदा कोर्ट ना जाए, वो बंदा क्या ना करे, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ चीज हो रही है उसको रिपोर्ट ना करे, वो जो उसके राइट्स हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट के दरवाजा ना खटखटाए, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 28। और यहाँ पे भी जो भी अग्रीमेंट है ये इलीगल है और वॉइड है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो सेक्शन 28 के अंदर दो काइंड्स ऑफ अग्रीमेंट्स हैं जिनको हम वॉइड मानते हैं। ठीक है, कौन से हैं, एक अग्रीमेंट जहां पे एक पार्टी को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो एब्सोल्युटली कि वो कोर्ट जाके अपने राइट्स को इन्फोर्स ना करा पाए, और दूसरा अग्रीमेंट जहां पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ही विद इन विच द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स में बी इन्फोर्स। तो एक अग्रीमेंट जहां पे विच लिमिट्स फॉर द टाइम बिंग कि वो उसके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स को वो इन्फोर्स ना करा सके, वो भी अपने आप में एक रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग माना जाएगा। जनरली 3 jurisdictions आर अवॉइडेबल। सबसे पहला कौन सा जुरिस्डिक्शन होता है, प्लेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिपेंडेंस प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर रेजिडेंस। ठीक है, तो जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है दैट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस या फिर डिपेंडेंट का प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर रेजिडेंस। इफ आउट ऑफ दीज 3 jurisdiction एटलीस्ट वन इज लेफ्ट ओपन, इट विल नॉट ऑफेंड सेक्शन 28। बट अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप सारी जुरिस्डिक्शंस का दरवाजा बंद कर रहे हो और आप उसको नहीं जाने दे रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ कि वो अपने केस को सुनवाई कर सके, वो अपने मैटर की सुनवाई कर सके, वो अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सके, तो आप क्या कर रहे हो, आप रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे हो। अब बात करते हैं लिमिटेशन की।
तो लिमिटेशन ऑफ टाइम अपने आप में क्या होता है कि हर एक कोर्ट ने हर एक लॉ के अंदर हमें लिमिटेशन दी गई है। एक लिमिटेशन एक्ट है जिसको या तो आप लोग कॉलेज में पढ़ के आए होंगे या फिर आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा कि हर एक टाइम में, जैसे कि अगर आज एक ऑर्डर आया और आपको उसकी अपील करनी है तो आपको 30 दिन का या फिर 90 दिन का टाइम दिया जाता है। सिमिलरली अगर आपको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अंडर चेक बाउंसिंग का केस करना है तो आपको उसके अंदर भी एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है। तो आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि लिमिटेशन टाइम कहता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली जहाँ पे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम है विच इज शॉर्टर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो वो भी अपने आप में क्या माना जाएगा, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। तो लिमिटेशन ऑफ टाइम को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो जो कि फ्रॉम दोज विच प्रोवाइड फॉर सरेंडर या फिर फॉरफीचर ऑफ राइट्स इफ नो एक्शन इज टेकन। तो बेसिकली सच क्लॉजेज आर जनरली देयर इन इंश्योरेंस अग्रीमेंट्स। हाउएवर सेक्शन 28 को अमेंड किया गया है बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1997। और अमेंडमेंट सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है, अमेंडमेंट सेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि हर एक अग्रीमेंट जहाँ पे आप एक्सटिंग्विश करते हो, आप उसके राइट को खत्म कर देते हो कि वो कोर्ट ना जा सके, या फिर आप एक्सटिंग्विश करते हो उसके राइट को ऑफ एनी पार्टी देयर टू, या फिर डिस्चार्ज एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लीगल लाइबिलिटी, तो क्या माना जाएगा, अंडर or in respect of any contract on the expiry of a specified period so as to restrict him from enforcing his right। अगर आप उसके लीगल राइट्स को उसको इन्फोर्स नहीं करने दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब क्या बोला गया है कि अमेंडमेंट इस तरीके से लाई गई है जिससे कि आपने रिड्यूस कर दिया है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन व्हिच वुड बी वॉइड टू दैट एक्सटेंट इफ हाउएवर डज नॉट एनहांस द लिमिटेशन पीरियड। आप उसको जो लॉ ने लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है ना, आप वही उसको दे सकते हो, आप उसको इनहैंस या लिमिट नहीं कर सकते। अगर लॉ में लिखा हुआ है कि वो 3 साल तक एक केस को फाइल कर सकता है तो आप उसको 1 साल नहीं कर सकते हो। अगर आप 1 साल कर रहे हो तो आप रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे हो, जहाँ पे आप उसको रोक रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, फॉरबिड कर रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज ना कर सके। ठीक है, इस वाली स्लाइड के बाद अब लेना। तो कई हमारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि contract be referred to arbitration। अगर कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज है या फिर आर्बिट्रेशन का क्लॉज दिया हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो ये आर्बिट्रेशन में मैटर जाएगा, और आर्बिट्रेशन के बाद भी अगर डिस्प्यूट रहता है तभी ये सिविल कोर्ट जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्बिट्रेशन में भेज रहे हो, मतलब आप रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे हो। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस। ठीक है, या फिर सेकंड एक्सेप्शन क्या कहती है, ये तो हो गई हमारी एक्सेप्शन नंबर 1। सेकंड एक्सेप्शन क्या कहती है, सेविंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी बीन अरिजन। अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी बीन अरिजन, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है दैट हैव ऑलरेडी बीन अरिजन और उनको ऑलरेडी एडजुडिकेट किया जा चुका है तो उनको भी रेफर आप दोबारा नहीं कर सकते हो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये भी अपने आप में क्या नहीं होगा, ये भी अपने आप में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जब हमने सेक्शन नंबर 28 तक पढ़ लिया है तो हमें क्या समझना है कि सेक्शन नंबर 29 किस चीज की बात करता है, बात करता है कि अगर कोई अनसर्टेनिटी है। याद करो वो टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, की प्रोविजंस क्या होते हैं, तो मैंने ये बताया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना किसी चीज का, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है उसका जो कि एक सर्टेन चीज है, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट चीज होनी चाहिए। तो अगर कोई भी अनसर्टेन इवेंट है, अगर कोई भी अनसर्टेन अग्रीमेंट है जहाँ पे आपकी सर्टेनिटी नहीं है या फिर आप केपेबल नहीं हो कि आप उसको सर्टेनिटी कर पाओ, तो वो अग्रीमेंट्स क्या मानेंगे, वॉइड अग्रीमेंट्स माने जाएंगे सेक्शन 29 के अंदर। जैसे कि ए ने अग्री किया टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, बट ये तो कहीं बताया ही नहीं कि कौन से टाइप का ऑयल है, इज इट केरोसिन ऑयल, इज इट मस्टर्ड ऑयल, इज इट ऑलिव ऑयल, इज इट देसी घी, व्हाट। सो यहाँ पे हाउएवर अगर ए है, एक डीलर है ऑफ कोकोनट ऑयल ओनली, agrees to sell to B 100 tons of oil, then there is certainty of the agreement कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल की बात कर रहे हैं। तो आपको स्पष्ट होना जरूरी है, आपको क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है, एम्बिग्विटी को हटाना जरूरी है। आप एम्बिग्विटी नहीं रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं रख सकते हो, आपका जो अग्रीमेंट है वो सर्टेन होना जरूरी है। अगर अनसर्टेनिटी है तो वो अग्रीमेंट अपने आप में एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा।
सिमिलरली जहाँ पे ए अग्री करता है टू सेल टू बी all the grain in my granary nagar, there is no uncertainty to make the agreement void. अगर A promise करता है to pay B for his services whatever A himself will think right as reasonable, later being dissatisfied with the payment made, B sues A's suit will be admitted by the court because यहाँ पे performance of promise is a contingent contract and which will be on the on the will and pleasure of the promiser and there is no contract. तो अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है. कंटिंजेंट क्या होता है? कंटिंजेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बात होता है ऑन द हैपनिंग ऑफ समथिंग एल्स. अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा, अगर बारिश आएगी तो मैं ये करूंगा, ठीक है, अगर बारिश आएगी तो मैं पकौड़े बनाऊंगी, ठीक है. ये क्या हो गया? ऑन हैपनिंग ऑफ समथिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है. बट जहाँ पे आपको सर्टेनिटी ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो वो क्या होता है? वो अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है. अब पढ़ते हैं गुड थिंग वर्सेस लिन का केस. अ हॉर्स वाज ब्रॉट फॉर अ सर्टेन प्राइस कपल्ड विद द प्रॉमिस टू गिव $5 मोर इफ द हाउस प्रूव्ड लकी. यहाँ पे अग्रीमेंट क्या माना गया? अग्रीमेंट वाज हेल्ड टू बी वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी. अब किसी इंसान के लिए लकी क्या हो सकता है, किसी के लिए लकी क्या नहीं हो सकता. ऑल दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. और ये कंटिंजेंट भी नहीं है, ये क्या है? ये अनसर्टेन है कि वो हॉर्स लकी होगा या नहीं होगा और इसीलिए इस अग्रीमेंट को क्या माना गया? वॉइड अग्रीमेंट माना गया. तो जहां पे गुड्स को बेचा गया एट सच अ प्राइस एज शुड बी अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज, अग्रीमेंट वाज हेल्ड टू बी वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी एज टू द प्राइस. क्योंकि इन्होंने प्राइस को तो डिसाइड ही नहीं किया, अनसर्टेन है, तो क्या बोला जाएगा कि ये भी अग्रीमेंट एक वॉइड अग्रीमेंट होगा. अगर एक अग्रीमेंट है टू अग्री इन फ्यूचर्स इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज देयर इज नो सर्टेनिटी वेदर द पार्टीज विल बी एबल टू अग्री और नॉट. तो बेसिकली आपको क्या देखना है, जब आप इसेंशियल्स ऑफ एन अग्रीमेंट पढ़ते हो, इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जिस चीज़ का भी अग्रीमेंट कर रहे हो, जिस चीज़ का भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी सर्टेनिटी होना ज़रूरी है, उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अनसर्टेन हो उस चीज़ को लेके तो वो क्या माना जाएगा? वो वॉइड अग्रीमेंट्स माने जाएंगे, उनको आप वैलिडेट नहीं कर पाओगे, ठीक है. अब क्या समझना है कि जहाँ पे प्राइस इज लेफ्ट टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी, देयर विल बी नो अनसर्टेनिटी एंड द अग्रीमेंट विल बी इनफोर्सेबल. अगर आपने बोला ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इन्होंने बोला प्राइस कौन डिसाइड करेगा? प्राइस डिसाइड करेगा सी. तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे सर्टेनिटी है कि प्राइस कौन डिसाइड करेगा? प्राइस डिसाइड करेगा सी. तो ये अग्रीमेंट अपने आप में इनफोर्सेबल है क्योंकि ये वैलिड है. बट अगर एक अग्रीमेंट है जो कि टोटली साइलेंट है एज टू द प्राइस, इट विल बी अ वैलिड बिकॉज सेक्शन 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है? यहाँ पे वो अप्लाई करेगा और वो क्या कहेंगे कि रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा. अगर आपने प्राइस ही डिसाइड नहीं किया है तो सेक्शन 2 ऑफ सौगा लगेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, जो कहता है कि आपको रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा और ये वॉइड अग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है. अब मे एंड बुचर वर्सेस द किंग का केस पढ़ते हैं. यहाँ पे एक अग्रीमेंट हुआ फॉर सेल ऑफ टेंट्स with the stipulation that the price, date of payment and manner of delivery shall be agreed upon from time to time. यहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम की बात हुई तो ये क्या माना गया? ये माना गया कि जो ये अग्रीमेंट है ये वॉइड है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं थी कि किस दिन पे पेमेंट आएगी, क्या प्राइस होगा और किस दिन पे इनको डिलीवरी करनी है. तो सब कुछ ही अनसर्टेन था. तो ये क्या माना गया? ये अपने आप में एक कंक्लूडेड बार्गेन नहीं हुआ, ये अपने आप में एक फाइनलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और दिस इज अ बैड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट. अनसर्टेन अग्रीमेंट्स में आपको एक चीज और पढ़नी है कि लॉ क्या रिक्वायर करता है कि आप एक गुड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो, आप बार्गेनिंग करो बट एक कंक्लूडेड बार्गेनिंग करो जहाँ पे आप कंक्लूसिव चीज कर लो. एक कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो जहाँ पे आप सेटल कर लो हर एक चीज को एंड आप किसी भी चीज को अनसेटल ना रखो, किसी भी चीज को वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है. Where on the other hand preliminary negotiations have crystallized into a definite shape, parties can be compelled to contract on those terms. कई बार ऐसा होता है जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हो रही होती हैं, they are on the verge of entering into a contract, they do a lot of discussions, that is fine. But जब आप उन discussions के basis पे एक concrete contract को form करते हो, that is what is important, that is what is an essential thing, ठीक है. तो रोर्क वर्सेस शॉर्ट के केस में क्या बोला गया कि जहां पे एक सेलर और बायर डिसएग्री करता है एज टू सर्टेन गुड्स पेड इन फॉर्मर डिसीजन इन अ फॉर्मर ओकेजन, दे म्यूचुअली अग्रीड दैट वन प्राइस वुड बी पेएबल इफ द बायर वाज कोहेरेंट एंड अनदर प्राइस वुड बी पेएबल इफ द सेलर वाज कोहेरेंट. ये अपने आप में क्या बोला? ये बन गया वेजर.
जहाँ पे हम सेक्शन 30 को अभी कुछ टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जब हमने बोला कि हम कुछ टाइम में पढ़ेंगे तो वो टाइम भी आ गया है जहाँ पे हम वेजरिंग अग्रीमेंट्स को पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 30। तो क्या बोला गया कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो होते हैं या फिर अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर क्या होते हैं, ये होते हैं वॉइड, बट ये अपने आप में क्या नहीं होते हैं, ये इमोरल नहीं होते। तो वेजर का क्या मतलब है, वेजर का मतलब है जब आप बेट लगाते हो, जब आप शर्त लगाते हो। तो वेजरिंग अग्रीमेंट टू पार्टीज हैव ऑपोजिट व्यूज रिगार्डिंग एन अनसर्टेन इवेंट, और वो स्टिपुलेट करते हैं, एक बंदा बोलता है कि ये होगा, दूसरा बंदा बोलता है ये नहीं होगा। तो जो बंदा जीत जाता है या फिर एक पार्टी होती है जो लूज करती है, जैसे कि क्रिकेट मैच के ऊपर बहुत बेटिंग होती है, सट्टा लगता है, अगर आप लोग को ये लैंग्वेज पता हो, सट्टा लगना इज अ वेरी कॉमन टर्म, बेटिंग करना, ठीक है, शर्त लगाना। तो जहां पे आपका स्टिपुलेशन हो रहा है चीज को लेके, आप अनसर्टेन हो उस इवेंट को लेके, बट आप स्टिपुलेट कर रहे हो कि इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो क्या कहेंगे, वो भी हम कहेंगे कि वो वेजर माना जाता है, ठीक है। तो इसेंशियल्स क्या है, यहाँ पे एक प्रॉमिस होना चाहिए कि आप पैसा दोगे या फिर पैसे की वर्थ दोगे, और ये प्रॉमिस कंडीशनल होना चाहिए कि अगर ये चीज हुई तो मैं पैसा दूंगा, अगर ये चीज नहीं हुई तो मैं पैसा नहीं दूंगा। ये जो इवेंट है ये अपने आप में अनसर्टन होना चाहिए। यहाँ पे एक पार्टी के पास राइट होना चाहिए कि वो जीत सके और दूसरी पार्टी के पास राइट होना चाहिए कि वो हार सके, और नो पार्टी शुड हैव अ प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन द इवेंट, द स्टेक मस्ट बी ओनली ऑफ द इंटरेस्ट विच द पार्टीज हैव इन द अग्रीमेंट। तो ये कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं जब हम बात करते हैं वेजर की, ठीक है। अब क्या देखना है, जैसे कि ए और बी एंटर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को, दैट अगर आज बारिश हुई तो बी विल पे हिम 1000 रुपीज, और इफ इट डज नॉट रेन टुडे ए विल पे हिम 1000 रुपीज। इट विल बी a wagering agreement if either of the parties may win but cannot lose. It is not a wagering agreement. If either of the parties may win but cannot lose, it is not a wagering agreement. ठीक है। तो वेजरिंग अग्रीमेंट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सबसे पहले एक अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, ऐसा इवेंट एक फ्यूचर का इवेंट होना चाहिए, बट मे बी अ पास्ट इवेंट व्हेन पार्टीज आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स रिजल्ट, या फिर नॉर्मल कोर्स में अगर एक जनरल रूल को मान के चलो तो फ्यूचर का इवेंट होना चाहिए जो कि अनसर्टेन है। बट ये भी हो सकता है कि कोई चीज पास्ट में हो चुकी है बट आपको उसका रिजल्ट नहीं पता था कि उस टाइम पे क्या आया है, तो क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कि ये भी क्या है, ये भी वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। म्यूचुअल चांसेस होनी चाहिए दोनों पार्टीज के कि वो गेन कर सकें या फिर लूज कर सकें। तो म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए कि कोई बंदा गेन कर सकता है और दूसरा बंदा लूज कर सकता है। तो यहाँ पे चांस होना चाहिए कि एक पार्टी विन करेगी और दूसरी पार्टी लूज करेगी ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल हिज काउज टू बी फॉर 500 रुपए इफ द काउ गिव्स 6 किलो मिल्क एवरी डे बट फॉर ₹10। If the cow fails to do so, but B will not succeed as the transaction, though ostensibly a sale, is in reality a wager. ब्रॉगडन वर्सेस मैरियट का ये केस है। तो आपको क्या देखना है कि म्यूचुअल चांस होना चाहिए कि सामने वाला बंदा जीत भी सकता है, हार भी सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, बाबा साहिब वर्सेस राजा राम का केस अगर हम देखें, यहाँ पे दो रेसलर्स जो थे उन्होंने अग्री किया कि वो खेलेंगे, रेसलिंग मैच करेंगे ऑन द कंडीशन कि जो पार्टी फेलिंग टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड वाज टू फॉरफीट 500 रुपए टू द ऑपोजिट पार्टी एंड द विनर वाज टू रिसीव 1125 रुपए आउट ऑफ द गेट मनी। डिफेंडेंट फेल्ड टू अपीयर इन द रिंग एंड प्लेंटिफ सूड हिम फॉर ₹500 रुपए। डिफेंडेंट की प्ली क्या थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ वेजर एंड दिस वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि नीदर साइड स्टूड टू लूज अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ रेसलिंग मैच। तो क्या समझना जरूरी है, सबसे पहले समझना ये जरूरी है, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वेजरिंग की बात हो रही है, सेक्शन 30 की बात हो रही है। आपको क्या देखना है कि एक अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, दूसरा म्यूचुअल चांस होना चाहिए जीतने का या फिर हारने का, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, दिगल वर्सेस हिक का केस पढ़ते हैं। इस केस में ईच वन ऑफ द पार्टीज इज अ वॉकिंग मैच डिपॉजिटेड $200 with the stakeholder with the condition that जो भी loser होगा he would forfeit the amount of 2200 paid by him. Agreement was held to be a wagering one as stake comes out of the pocket of the loser. तो क्योंकि यहाँ पे एक बंदा जीतेगा और दूसरा बंदा हारेगा, तो क्या बोला गया कि ये अपने आप में एक वेजरिंग अग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं। डिफेंडेंट कंपनी ने अग्री किया था कि वो पे करेगा $100 अगर पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर पर्सन को इन्फ्लुएंजा हो जाएगा आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल
कंपनीज जो कि उस स्मोक बॉल जो कि उस कंपनी ने मैन्युफैक्चर करी थी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्लेंटिफ ने उन स्मोक बॉल्स को इस्तेमाल किया बट उनको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। शी वॉज इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। इट वॉज नॉट हेल्ड टू बी अ वेजरिंग अग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड अग्रीमेंट था। यहाँ पे जो प्लेंटिफ थी वॉज नॉट लूजिंग एनीथिंग इफ शी डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे म्यूचुअल लॉस और म्यूचुअल गेन का चीज नहीं हो रही है। यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था और यहाँ पे ये वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं हुआ था। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक आप सबने ये मेरे साथ पढ़ा है, मेरे पिछले लेक्चर्स में भी, या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हो। दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस एंड ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स में दोनों पार्टीज के पास सबसे पहले क्या पड़ा, म्यूचुअल चांस होना चाहिए जीतने का हारने का। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि दोनों पार्टीज का कंट्रोल नहीं होना चाहिए उस इवेंट के ऊपर। तो जो वेजर है वो क्या है, एक गेम ऑफ चांस है। यहाँ पे जैसे कि आपका चेस होता है कि दोनों पार्टीज के पास राइट है कि वो चांस है कि वो जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। तो यहाँ पे नीदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, ठीक है। एक वेजर जो है वो एक गेम ऑफ चांस है। चौथी बात, नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। लास्टली, नीदर पार्टी शुड हैव एनी इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। उनका कोई भी फायदा नहीं होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या तो उसके सम के अंदर या तो उसके स्टेक के अंदर। तो कोई भी रियल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, तभी क्या मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेसिकली आपको डिस्टिंग्विश करना है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो आपको क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, बेसिकली इंटरेस्ट होता है उस एग्जिस्टिंग और प्रिजर्वेशन करनी होती है उस इंश्योर्ड पर्सन की। अगर हम किसी हस्बैंड और वाइफ की बात भी करें, जैसे यहाँ पे एक वाइफ फॉर एग्जाम्पल हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हर हस्बैंड्स लाइफ एंड शी कैन टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द हस्बैंड्स लाइफ। तो क्या माना जाएगा कि ये जो है वेजरिंग अग्रीमेंट्स और इंश्योरेंस के जो अग्रीमेंट्स होते हैं इनमें फर्क होता है। अब आपको क्या समझना है कि स्पेक्यूलेशन जरूरी है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जहां पे वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या है, जहां पे आप अग्री करते हो टू पे द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स ओनली rather than the actual making or taking the delivery of the goods. So such transactions are not commercial one but are wager on the use of fall of the market which comes within the connotation of gaming. A chit fund is no wager. ठीक है, तो चिट फंड जैसे होता है वो वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें ये तो गारंटी होती है कि आपकी वो चिट फंड निकलेगी, एक नहीं तो अगली बार निकलेगी, ठीक है। तो अब इस वेजरिंग अग्रीमेंट का, इस वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या है, इनके कोलैटरल ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट है। तो समझना क्या है कि जो वेजरिंग अग्रीमेंट होते हैं वो नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं, तो आप इनको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। देयरफॉर अगर द अमाउंट वन ऑन अ वेजर कैन नॉट बी रिकवर्ड, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन इन शेयर्स में उन्होंने डील करी, बी बिकेम इंडेटेड टू ए, B then executed a promissory note in favor of A to pay the amount. A cannot recover the amount from A. Though a wagering agreement is a void agreement, it is unenforceable, it is not forbidden by law and therefore transactions अगर collateral हैं to the main transactions उनको आप enforce कर सकते हो। collateral क्या होती है, उसके साथ की जो जुड़ी हुई transaction। Thus the plaintiff who lent money to the defendant to enable him to pay off a gambling debt could recover the same from the defendant. तो क्या देखना है कि वेजरिंग जो है, वेजर जो है ये अपने आप में फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, बट ये एक वॉइड अग्रीमेंट है जिसको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। बट अगर इसके साथ की कोई कोलैटरल ट्रांजैक्शन है तो उसको आप इन्फोर्स कराने के लिए कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब हम बात करते हैं घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास के केस की, उन्होंने क्या बोला कि अ पार्टनरशिप टू एंटर इनटू अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन इज नॉट इलीगल। अगर आप एक पार्टनरशिप कर रहे हो और आप एंटर करना चाहते हो वेजरिंग ट्रांजैक्शन की, तो वो अपने आप में इलीगल नहीं है। Therefore, a partner who has paid the losses on such transactions may recover proportionate indemnity from his co-partners. अगर वेजरिंग के कारण उस पार्टनर ने कोई भी लॉस सफर करा है और उसका लॉस का भरपाया उसने दिया है, तो वो इंटाइटल्ड है कि वो इससे फायदा रीप कर सके, इसका फायदा बाद में उठा सके। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात ने वेजरिंग अग्रीमेंट्स को इलीगल भी डिक्लेयर करा हुआ है।
Thus, in states, the collateral transaction to the wagering agreements are also void. जब इन्होंने इसको ही wagering को ही illegal declare कर दिया है, तो जो भी इसके साथ की collateral transactions हैं, वो भी void मानी जाती हैं. ठीक है. Exceptions हैं कुछ सेक्शन 30 की, वो क्या है? सेक्शन 30 does not render कि सारी की सारी चीजें वॉइड हो जाएंगी. कैसे? सब्सक्रिप्शन या फिर अगर कंट्रीब्यूट किया गया है या फिर कोई अग्रीमेंट है जहां पे आप सब्सक्राइब कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स एनी प्लेट प्राइस और सम ऑफ अ मनी जो कि 500 रुपए से ज्यादा है, और कोई भी घोड़सवारी की चीज हो रही है, हॉर्स रेसिंग की बात हो रही है, तो उसको हम एक्सेप्शन में मानेंगे और हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजिंग हो रही है. तो बेसिकली हॉर्स रेसिंग को हमने क्या मान लिया? हमने हॉर्स रेसिंग को एक्सेप्शन के अंदर कवर कर लिया है. ठीक है. Thus, a bet on the horse racing carrying a prize of ₹500 or more to the winners is valid. क्रॉसवर्ड होता है जहां पे हम अपने इंटेलेक्ट का यूज करते हैं, वहां पे एक स्किल है जहां पे आप सब्सटैंशियल पार्ट को यूज कर रहे हो, अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी वेजर नहीं माना जाएगा. बट जहां पे प्राइस डिपेंड करता है ऑन द चांस, जैसे कि लॉटरी की टिकट, उसको आप वेजर मानोगे. लूडो की गेम को आप वेजर नहीं मानोगे, वहां पे आपका स्किल का इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है. तो अब बात करते हैं कि इलीगल अग्रीमेंट और वॉइड अग्रीमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता है जब आपका अग्रीमेंट सिर्फ वॉइड है और जब आपका अग्रीमेंट का कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट सब कुछ अनलॉफुल है. तो एक इलीगल अग्रीमेंट कौन सा होता है? विच इज एक्चुअली फोरबिडन बाय लॉ, जो कि लॉ कहता है कि ये इलीगल है, उसको हम इलीगल अग्रीमेंट कहते हैं, जैसे कि हमारे सेक्शन 23 के अंदर लिखा हुआ है. बट एक वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड अग्रीमेंट चाहे इलीगल ना भी हो, चाहे फोरबिडन बाय लॉ ना भी हो, बट आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नॉक नहीं कर सकते. जैसे कि हमने पढ़ा नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा अगर आपने एक अग्रीमेंट किया है, उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं दी है, तो उसको इन्फोर्स कराने आप कहाँ नहीं जा सकते? आप उसको इन्फोर्स कराने कोर्ट्स नहीं जा सकते. ठीक है. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सेक्शन 25 से लेकर 30 तक हमने वॉइड अग्रीमेंट्स पढ़े हैं, बट इलीगल अग्रीमेंट कौन सा है? जो कि फोरबिडन है बाय लॉ. जब कोई भी इलीगल अग्रीमेंट हो रहा है तो वो वॉइड होता है, बट हर एक वॉइड अग्रीमेंट अपने आप में इलीगल नहीं होता है. तो अगर कोई चीज इलीगल है जो कि फोरबिडन है बाय लॉ, जो कि एक ऑफेंस है, वो क्या हो जाएगी? वो बन जाएगी एक वॉइड अग्रीमेंट. बट हर एक वॉइड अग्रीमेंट अपने आप में इलीगल नहीं होता है. इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है? आपको इनके डिफरेंसेस को अच्छे से ध्यान रखना है. अनदर सिमिलैरिटी बिटवीन एन इलीगल एंड वॉइड अग्रीमेंट क्या है कि इन ईदर केस मेन और प्राइमरी अग्रीमेंट जो है वो अनइन्फोर्सिएबल होता है, उसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते. नथिंग कैन बी रिसीव्ड अंडर ईदर एंड ऑफ द अग्रीमेंट, एंड अगर कुछ भी चीज आप पे करते हो आप उसको भी रिकवर नहीं कर सकते इसके अंदर. तो जो गिल्टी पार्टी है उसका कोई भी राइट नहीं है कि कोई भी एक्शन कर सके किसी भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. ठीक है. कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टिल एग्जीक्यूटरी इफ नो पार्ट ऑफ द इलीगल पर्पस हैज बीन कॉज्ड इनटू इफेक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इलीगल पर्पस उसका नहीं हुआ है, तो जो मनी पेड या फिर गुड्स डिलीवर्ड है उनको आप रिकवर कर सकते हो. पार्टीज डू नॉट इन पारी डिलिक्टो. क्या मतलब है पारी डिलिक्टो का? मतलब क्या है? जब आपकी पार्टीज आर नॉट इन पारी डिलिक्टो, द गिल्टी मे बी एबल टू रिकवर द मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. सच अ पॉसिबिलिटी में अराइज इन 3 सिचुएशंस. तो सबसे पहले क्या समझना है कि जब आपका कौन सी सिचुएशंस है, कौन सी एक्सेप्शंस है हमारी वेजरिंग अग्रीमेंट की. ठीक है. तो उसके बाद जब हमने समझा कि अगर अभी इलीगल पर्पस जो है आपका वो ही नहीं हुआ है, अभी इलीगल पर्पस को आपने अभी अचीव ही नहीं करा है, तो भी हम बोल सकते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका आप पैसे को रिकवर कर सकते हो. अब समझना है कि पैरी डिलिक्टो का क्या मतलब होता है. तो पैरी डिलिक्टो का मतलब होता है इक्वल फुटिंग पे. अगर पार्टीज डू नॉट इन पैरी डिलिक्टो, जहां पे पार्टीज आपकी इक्वल फुटिंग पे नहीं है, तो गिल्टी जो है, जो बंदा गिल्टी है, विल बी एबल टू रिकवर मनी पेड या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. सच अ पॉसिबिलिटी में अराइज इन 3 सिचुएशंस. कौन सी वो 3 सिचुएशंस है? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ अ काइंड विच इज मेड इलीगली बाय अ स्टैच्यू इन इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस और whom plaintiff is one. तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को आपने इलीगली फॉर्म किया है किसी स्टैच्यू ऑफ इंटरेस्ट के अंदर या फिर किसी क्लास ऑफ पर्संस के द्वारा, बट उसमें क्या हो रहा है, जो प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ इज द वन, या फिर प्लेंटिफ मस्ट हैव इंड्यूस्ड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रॉड या फिर स्ट्रॉन्ग प्रेशर. स्ट्रॉन्ग प्रेशर का मतलब क्या हो गया? कोर्जन हो रहा है,
फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है या फिर फ्रॉड के द्वारा अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वहां पे भी हम इसकी बात करेंगे। या फिर कोई अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी के अंदर उस बंदे की फिड्यूशियरी ड्यूटी थी टू द प्लेंटिफ, विल नो वन बी अलाउड टू रिटेन द प्रॉपर्टी। या फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो इस इलीगल ट्रांजैक्शन का फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, अगर कोई भी रिकवरी की पॉसिबिलिटी है रिलाइंग ऑन द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ मैन्स राइट टू हिज प्रॉपर्टी विल बी इन्फोर्स्ड एट अ पर्सन इन पोजेशन इवन इफ यू ऑब्टेन पोजेशन अंडर द अनलॉफुल अग्रीमेंट। तो अगर कोई भी बंदा है जहां पे उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा से पोजेशन में ले सकता है, तो आपको उसको अलाउ करना होगा। कोई भी मैन को राइट है अपनी प्रॉपर्टी का वो इन्फोर्स कराने का, उसके पोजेशन को इन्फोर्स कराने का, इवन इफ उसने वो प्रॉपर्टी को पोजेशन उसने ऑब्टेन किया है अनलॉफुल अग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब अब्दुल जब्बार वर्सेस अब्दुल एम का केस पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, पार्टीज हैड नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट देयर कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड एन इलीगल एलिमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पार्टीज को नॉलेज थी कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर एक इलीगल एलिमेंट था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको रेप्यूडिएट कर रहे हैं ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स इलीगैलिटी, इनोसेंट पार्टी जो है वो कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकती है प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट जितना भी उन्होंने काम किया है। तो अगर दो पार्टीज हैं उसमें कोई इलीगैलिटी है और अगर वो दोनों पार्टीज रेप्यूडिएट कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो इनोसेंट पार्टी है, जो बेचारी को पता ही नहीं था, जिसके साथ धोखा हुआ है, वो वाली पार्टी क्या कह सकती है, वो वाली ये पार्टी कह सकती है कि मेरे को भरपाई दो, मेरे को जो भी मैंने काम किया है उसका पैसा वापस दो। इन क्ले वर्सेस यातू के केस में क्या बोला गया, अ बुक हैविंग बीन प्रिंटेड, द प्रिंटर रेफर्ड to the print dedication because it was brilliant. It was held that the printer could recover the quantum merit basis. तो अगर वो बुक को प्रिंट कर लिया गया है और यहाँ पे वो प्रिंटर जो है वो रिकवर कर सकता है जो भी पैसा उसने इस प्रिंटिंग पे खर्चा है। ठीक है, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, अगर मटेरियल डिफरेंस नहीं है बिटवीन एन इलीगल एंड वॉइड अग्रीमेंट रिलेट्स टू देयर इफेक्ट अपॉन द कोलैटरल ट्रांजैक्शन। कोलैटरल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, जो ट्रांजैक्शन साथ की ट्रांजैक्शंस होती हैं, सब्सिडरी ट्रांजैक्शंस होती हैं टू द मेन ट्रांजैक्शंस। तो मेन ट्रांजैक्शन अगर इलीगल है तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन पे भी कोई ना कोई छिट्टा तो पड़ ही गया होगा जो कि इलीगैलिटी का होगा, तो आप उसका मनी को रिकवर कर सकते हो। बट अगर मेन ट्रांजैक्शन ही वॉइड हो जाती है तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन को आप फिर भी इन्फोर्स कर सकते हो अगर वो पॉसिबल है, अगर कोर्ट्स को लगता है कि वो पॉसिबल है कि कोलैटरल ट्रांजैक्शन को आप इन्फोर्स कर सकते हो, तो आप कोलैटरल ट्रांजैक्शंस को इन्फोर्स कर दोगे इवन दो मेन ट्रांजैक्शन आपकी वॉइड हो जाएगी। तो हमें क्या पढ़ना है, गेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास का केस, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, फिफ्थ पॉइंट हमें पढ़ना है, जहां पे आपका अग्रीमेंट है इज ओनली पार्टली इलीगल एंड रिकवरेबल फ्रॉम द रेस्ट, द कोर्ट विल रेंडर इट वॉइड एंड रेस्ट को वैलिड मान लेगा, जो कि हमने नॉर्डन फेट वर्सेस मैक्सिम के केस में पढ़ा था। ठीक है, तो सुभाष कुमार मनमानी वर्सेस स्टेट AIR 2000 MP 109 के केस में क्या पढ़ा, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जब हम बात करते हैं टू ट्रीट एन अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर as void, आपको क्या देखना है, इन लॉ discourages people to enter into the games of chance and making earning by trying their luck instead of spending their time, energy and useful work more fruitful and useful work for themselves, their family and society। तो जब बात करते हैं कि लक चल गया तो हो जाएगा, जैसे कि हमारी लॉटरी की टिकट है, जैसे कि हमारी गैम्बलिंग है, तो लॉ क्या कहता है, हाई कोर्ट ये कहता है कि वे ऑफ, जब अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर होती है तो हम उनको वॉइड क्यों मानते हैं, क्योंकि हम ये इनकरेज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वो एक्चुअली में क्या करें, वो लोग एक्चुअली में मेहनत करें, अपने टाइम को इन्वेस्ट करें किसी फ्रूटफुल चीज में, जिससे कि वो पैसा कमा सकें, यूजफुल वर्क करें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, ना कि वो लक के बेसिस पे बस बैठे रहे, गेम ऑफ चांस के बेसिस पे बस बैठे रहे। रजत कुमार राठ वर्सेस गवर्नमेंट, इट वाज हेल्ड दैट लीगल दो वॉइड कोलैटरल अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेजरिंग में बी इन्फोर्स। क्या बोला गया कि लीगल दो वॉइड कोलैटरल अग्रीमेंट जो होता है, कोलैटरल अग्रीमेंट को आप इन्फोर्स करा सकते हो जो कि वेजरिंग का कोलैटरल है, अगर वो इन्फोर्सिएबल है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर एक बार हम रिकैप कर लें, थोड़ी सी ज्यादा चीजें पढ़ी हैं तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कुछ लोगों को, बट कंफ्यूजन नहीं करना है। आपको क्या ध्यान रखना है, हमने बात करी कि जब हमने बात करी कि अग्रीमेंट होते हैं, पहले हमने बात करी कि ऑफर होता है, ऑफर के अंदर होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन जाता है ये, और प्रॉमिस जब कंसिडरेशन के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। फिर हमने पढ़ा कि अग्रीमेंट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है इन्फोर्सिएबल और एक होता है अनइन्फोर्सिएबल।
इन्फोर्सिएबल अग्रीमेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अनइन्फोर्सिएबल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वो वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। बेसिकली उनको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर हमने पढ़ा कि सेक्शन नंबर 24 में हमने क्या पढ़ा कि वो वाले जहां पे अग्रीमेंट के अंदर जो वॉइड होंगे, वॉइड अग्रीमेंट्स होंगे, क्यों, क्योंकि उनकी कंसिडरेशन या फिर उनका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है। अगर उसका कोई भी पार्ट अनलॉफुल है तो क्या बोलोगे कि वो जो अग्रीमेंट्स हैं, वो वॉइड अग्रीमेंट्स होगी, क्योंकि आप उनको इन्फोर्स नहीं करा सकते। सेक्शन 25 के अंदर हमने पढ़ा कि अगर अग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन तो वो अपने आप में क्या होगा, वो वॉइड होगा। बट इसकी क्या एक्सेप्शंस हैं, 3 एक्सेप्शंस हमने पढ़ी। 3 एक्सेप्शंस के अंदर हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा सबसे पहला, अगर कोई भी चीज नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है जहां पे जो प्रोमिसी है वो ऑलरेडी डन समथिंग, या फिर बार्ड बाय लॉ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 26 हमने पढ़ा जहां पे हमने बात करी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की। फिर हमने बात करी सेक्शन 27 की जहां पे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात करी कि आप शादी करने से नहीं रोक सकते किसी एडल्ट को, ट्रेड करने से नहीं रोक सकते क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। 28 में हमने क्या पढ़ा, लीगल प्रोसीडिंग्स को एक्सरसाइज करने से नहीं रोक सकते किसी इंडिविजुअल को, क्योंकि हमें राइट है कि हम अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं। 29 में हमने बात करी अनसर्टेनिटी की। अगर किसी चीज की अनसर्टेनिटी है, आपको सर्टेनिटी ही नहीं है कि क्या होने वाला है, तो वो अग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। और सेक्शन 30 में हमने वेजर की बात करी। ठीक है, सेक्शन 30 में हमने बात करी कि अगर कोई भी अग्रीमेंट वो वेजर का अग्रीमेंट है, तो जहां पे लक की बात है, वहां पे म्यूचुअल चांस है दोनों पार्टीज का कि वो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट है, तो वो क्या होंगे, वो भी अग्रीमेंट्स वॉइड माने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन जहां पे हम लोगों ने वॉइड अग्रीमेंट्स की बात करी। एंड आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को PW की ऐप डाउनलोड करनी है, वहां जाके लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करना है, और क्या सिलेक्ट करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग जाके देखेंगे मेरा ये लेक्चर, वहां पे आप जाके क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर को भी दोबारा से देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना है, जहां से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड मिले मुझे मेरे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम बात करने वाले हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो वॉइड अग्रीमेंट्स को अच्छे से समझ ले वो अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं जिनको इन्फोर्स कराने आप कोर्ट का दरवाजा नॉक नहीं कर सकते। ये अनइन्फोर्सिबल अग्रीमेंट्स हैं और इनको पढ़ना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।